से आवाज आ रही है? आ जाओ बेटा, बैठ जाओ यार, इससे आवाज आ रही है? अच्छा, ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर आपकी आवाज आ रही है। चल बैठ जा जी, बैठ जा, बैठ। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बट वीडियो नहीं आती है, वाइल दिस वीडियो नहीं आती यार मेरे पास। तो आ रहा है, नहीं आ रहा, सॉरी, रुक दो, अब आ जाएगा। अब बताओ, मेरी स्क्रीन भी आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। स्क्रीन भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है ना? अच्छा जी। यार मेरा कीबोर्ड बिल्कुल। अच्छा जी भाई, तुम लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है प्रॉपर्ली? अच्छा रिसर्च, सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ना, एक हमने जरा सी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले तो सब्जेक्ट के बारे में बताना। मेरा नाम अहमद रजा, मैं गुलिस्तान आपकी हंसी बता रही है कि आप बहुत सारी चीजें देखते हो, धीरे धीरे देखनी चाहिए। अच्छा सर, सीन ऐसा है कि देखिए, कॉस्टिंग का और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पहले सीएम दो पेपर होते हैं, ठीक है? एक होता है कैप, एक होता है फाइनल। अब सीन ये है कि फाइनल वाला पेपर हो गया, ठीक है? उसके दो पेपर उन्होंने बनाया था, आधा कोर्स को भाग डाल के कैप में, यानी कॉस्टिंग पेपर में, और आधा कोर्स को भाग में डाल दिया बीबीडी के पेपर, जो फाइनल है। अब ये सेकंड के बाद और इसके बाद जो आना है, उसके बाद फिर दोबारा स्विच होने जा रहा है, वॉइस इज नॉट क्लियर। एक सेकंड रुक जाओ फिर जी। हजन, ये सही जगह लगाया तुम लोग? वसीम का तो कौन सा वाला? रियल इंटेक। वसीम की तरह, वसीम 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 बोलो। अच्छा मेरी बात अब आ रही है आप लोगों को? ऑनलाइन वालों अब आ रही है आवाज? अब सही है, चलो इसका मतलब मैं खड़े रहकर पढ़ाना जब तक वसीम नहीं आ जाता। तो देखिए, अब अगली अटेम्प्ट से ना ये दोबारा स्प्लिट होनी, यानी एक अटेम्प्ट बाद, यानी जब नया कोर्स आ रहा है, ये दोबारा दो पेपर से बढ़ने जा रहा है, ठीक है ना? और वो दोनों पेपर कैप में, ठीक है? एक आ रहा है मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का पेपर, और एक होगा कॉस्टिंग का पेपर, ठीक है ना? अब ये कॉस्टिंग का पेपर इफेक्टिवली स्प्लिट होने जा रहा है दो हिस्सों में। बीएम का पेपर खत्म हो जाएगा, बीएम 35% बीएम होगा उस नए पेपर में, और 65% आपका कॉस्टिंग होगा, ठीक है जी? तो अब होपफुली जिसका कॉस्टिंग का पेपर क्लियर होगा, मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता कि आके हमने इसको कोई ऑफिशियल वर्डिक्ट नहीं दिया अभी तक। आवाज वहां जा रहा हूं तो नहीं आ रही अभी, तो ऑफिशियली कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं ऑफिशियल हूं भी नहीं, ठीक है जी? ना कोई ऑफिशियल बयान है, लेकिन मेरा अपना स्ट्रॉन्ग हंच ये है कि जिसका कॉस्टिंग का पेपर पास होगा उसको दो पेपर नहीं देने पड़ेंगे, जिसका कॉस्टिंग फेल होगा नहीं उसको दो पेपर, ठीक है जी? मेक श्योर कि इस सेटअप में आप लॉ और कॉस्टिंग के पेपर दोनों को जो है वो पास करो, क्योंकि इफेक्टिवली आपको 4 पेपर, ठीक है? ये नोट रखिएगा। लॉ को कंफर्म स्प्लिट होगा दो हिस्सों में। जारी ऑडियो भी भाई मेरी आवाज आ रही है? अब मैं जो यहाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है नहीं?
अच्छा जी यार, ये आवाज आ रही है मेरी बच्चों? अब आवाज आ रही है? अरे यार एक सेकंड, सॉरी, वो नहीं नहीं, उसको खोलो, उसको खोलो, उसने वो सेंटर वाइज किया हुआ है, उसको टाइम वाइज लगा, बराबर में दो, बराबर उसको छोटा करो। नहीं नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, इसको करिए, इसको कर दिया, नहीं आजकल विचार बस स्टॉप कर दो और वो मैग्नीफाई भी कर दो। तो जो बेटा टेक्निकल दो तीन छोटी छोटी चीजें हो जाए, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अब सही है? आवाज आ रही है लेकिन चलो, शार्प नॉइज इको है, सर मेरे ख्याल से यहाँ एक सही वाला सेलेक्ट किया, चीज की है। क्लियर हो गई होगी आवाज? अब क्लियर हो गई आवाज? चलो जी, चलो जी यार, ओरिजिनल नाम से तो बैठ जाओ यार, ओरिजिनल नाम से बैठ जाओ, ओरिजिनल नाम से बैठ के गालियां दो हैं। चलो, बड़े नहीं हुए अभी तक लोग। अच्छा जी, तो ये मैं बता था कि सर वो दो पेपर्स में स्प्लिट हो सकता है, तो अल्लाह के वास्ते जरा इस पे ध्यान देना, इस पे लॉ को इस सेटअप में निकालने की कोशिश करो। 11th आवर पे जाके पता चलेगा कि जी कॉस्टिंग जो है वो जिसका पास है उसको दो पेपर नहीं दे, ठीक है जी। तो इससे पहले यार ये चीज कर लो, लॉ का सबको पता है, कॉस्टिंग का अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मेरा अपना स्ट्रॉन्ग आंसर है ये इसी तरह होगा, ठीक है जी। जी मेरे भाई, यार एक दफा फिर वसीम को बुलाना पड़ेगा। खैर वीडियो को छोड़ो, हम अपनी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं ना जब तक। अच्छा जी सर, देखिए ये पेपर आपके पास आ रहा है जनाब उसी दिन जिस दिन आपका इकोनॉमिक्स का पेपर पड़ रहा है, ठीक है जी। जिस दिन इकोनॉमिक्स का पेपर है उसी दिन ये पेपर पड़ेगा आपका। और सर ये मैं आपको बता सकता हूं कि लोगों को लॉ से डर लगता है, लेकिन ये लॉ का पर्दा आता है, बाप नहीं है, ठीक है ना। इस पूरे उसमें दो हिस्सों में क्लास बढ़ जाती है, अक्सर ऐसे बढ़ जाती है दो हिस्सों में कि एक वो तबका होता है जिसकी मैथ्स अच्छी होती है, ठीक है ना, जिसकी जिसकी जो है वो अर्थमेटिक और रेशियोज और परसेंटेजेस अच्छी होती हैं, मतलब टेक्निकली चीजें सोच सकता है, वो इस पेपर के साथ कंफर्टेबल रहता है। बाकी बंदों को हमेशा ये इशू रहता है कि सर आपको कैसे पता चला ये सवाल ऐसे शुरू करना है, आपको कैसे पता चला सवाल ऐसे शुरू करना है। 90% बच्चों का यही गिला होता शुरू, आहिस्ता 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 आप जो है वो साथ में चलते 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 चीजें ग्रिप कर लेते हो। देखो एक बहुत वखरा तरीका है, खराब तरीका है कि मैं आपको शुरू कराऊं इससे कि यार आओ जरा डायरेक्ट मटेरियल क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, तो बेसिक हम पढ़ लेंगे शुरू में, लेकिन पहले मैं चले जाऊं मटेरियल मैनेजमेंट में, फीफो लीफो समझाना शुरू कर दूं, जो रियल कॉस्टिंग है, जो जेन्युइन कॉस्टिंग है, वो मैं स्टार्ट करूं उस वक्त जब आप फीस पे कर दो, ठीक है ना। फिर मैं आपको दिखाऊं कॉस्टिंग का वो वाला रूप, और फिर मैं बाहर लिखवा दूं रिफंड इज नॉट पॉसिबल, तो कैसा रहेगा। तो बेटा ऑनलाइन वालों में जवाब दे रहा हूं, तुम लोगों को बीएमबीएस का क्या होगा, अगले अटेम्प्ट में क्या होगा, स्कीम चेंज हो रही है नहीं हो रही है, सारों का जवाब दे रहा हूं, ठीक है जी, सारों का जवाब दे रहा हूं, ठीक है जी। अच्छा जी सर, एक तो मैंने इसके लिए लिखा है प्री रिक्विजिट्स यू मस्ट बी गुड एट नंबर्स, ठीक है जी। नंबर से दोस्ती नहीं है, यहां तो निकल जाओगे, यहाँ 4-5 एरिया ऐसे तो 70 मार्क्स कैरी करते हैं, निकल जाओगे यहाँ पे, पहुंचोगे फाइनल में ना तो खून के आंसू हो जाओगे, मैं आपको बता रहा हूं। फाइनल में आपके पास सिवाय दो पेपर्स के सारे पेपर्स ऐसे हैं जिनमें मतलब नंबर्स का सिग्निफिकेंट गेम है। एक आपको फाइनल में ऑडिट का पेपर ऐसा मिलेगा जिसमें नंबर्स की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, एक आपको कंपनी लॉ का पेपर ऐसा मिलेगा, अदरवाइज सारे पेपर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें नंबर सिग्निफिकेंटली ज्यादा इन्वॉल्व है। खुदा के वास्ते
नंबर से दोस्ती रखनी है, ठीक है जी। अच्छा जी सर, हमारे पास रिजल्ट्स का ट्रेंड, इसके रिजल्ट्स भी बड़े अजीब और गरीब और पता नहीं क्या कुछ आए। देखिए सर, सबसे पहले तो आप इसमें रीसेंट रिजल्ट देखेंगे, वो शामिल नहीं किया मैंने, ठीक है ना, जो भी आया रीसेंट रिजल्ट कोई 32% का है, 32% का रिजल्ट है रीसेंट, ठीक है जी। 32 है, हाँ रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे। ऐसा भी रिजल्ट आया 55% पास हुए। 55% का मतलब समझ दो, 55% का मतलब मैट्रिक का रिजल्ट इतना नहीं आता। 55% पास यानी आई कैप ने, इसका मतलब है जो सेटम में बैठा है, आई कैप ने देखा यार इसका पुराना रिकॉर्ड चेक करो, कोई जराइम पेशा बंदा नहीं है तो पास कर दो, ठीक है ना। ये परसेंटेज कैलकुलेट होती है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि पेपर के लिए शायद फीस जमा करा, अपीयर नहीं भी वो भी काउंट होंगे, ठीक है ना। इसका मतलब है दिस इफेक्टिव रिजल्ट मे बी 65 to 70%, इतना बड़ा रिजल्ट। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था सर, ये क्या पेपर बहुत आसान आ गया था? सर देखिए मसला पता क्या होता है, मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ ना, सबसे बड़ा मसला ये होता है पेपर आसान का मसला नहीं होता, मसला सारा ये होता है आपने जो चीज आखिर में पढ़ी होती है ना वो पेपर में आ जाती है, लोग पास हो जाते हैं। जैसे इस दफा हुआ बजटिंग लोगों से रीजनेबल हो गया, एक सवाल हमने 25 मार्क्स का क्लास में किया, सीए फाइनल का बीएफडी का, ऐसे ही मैंने तुक्के में करा दिया और कराने के बाद मैंने सबको डंडा दिया कि जाके इसकी वीडियो बना घर में बैठ और देख के सॉल्व करके वीडियो बना, 1 मिनट वीडियो बना दी, वो सीरियस हो गया, ठीक है ना। तो सवाल छप के आ गया 25 मार्क्स से, 25 मार्क्स का सवाल छप के आ गया। मैं भी आपको नाम बता सकता हूँ, गौरी लिमिटेड। अच्छा पूरी मार्केट हमें देख रही होती है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे देखा लेकिन 2-3 और लोगों ने भी करा, 2-3 और लोगों ने भी करा दिया। अच्छा बीएफडी को पढ़ाता नहीं है मार्केट, मैं पढ़ाता, सबके लग गए। लेकिन चलो अल्लाह का शुक्र ऐसा हो गया कि कराची के बच्चे का कंपैरेटिवली बाकी शहरों के मुकाबले में पेपर अच्छा चला गया। सर क्या आप अगली दफा भी ऐसी करेंगे? नहीं बेटा, ये तुक्का होता है। अगर कोई बंदा ये कहता है कि जो मैं कराता हूँ आईपैड में आ जाता है तो फिर उससे बड़ा कोई काजिब नहीं है, झूठा नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, तुक्के लगते रहते हैं, हर एक दूसरे अटेम्प्ट तीसरे अटेम्प्ट में एक सवाल लग जाता है, लेकिन वो क्या होता है प्योर कोइंसिडेंस, ठीक है जी। जो बंदा आपको ये कहता है जो हम कराते हैं वो आई कैप में आता है और मुझे कोई ये ना पूछे कि पेपर आप बनाते हो, मैं नहीं बताऊंगा, मैं क्यों बताऊं, तो इसका मतलब है सर वो आपको वो बना रहा है जो आप सबको पता है और मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है जी। बताता हूँ आगे, ठीक है ना, इतना मैं क्लास में तुम लोगों को बोल दूं, टेंशन नहीं। अच्छा सर रिजल्ट हैं बहुत अच्छे, लास्ट रिजल्ट आया काफी हल्का, ठीक है ना, कोई 30% के करीब, 30 इसको मैं हल्का कह रहा हूँ, आप देखो इसके अंदर से कोई भी रिजल्ट 30 से नीचे नहीं है, सिवाय वो 29 भी बॉर्डर पे खड़ा हो। वेरी गुड, हाँ ये देखो ये एक वो बंदा है जो ज्योतिष वाला बंदा होता है ना, कि जिसकी तीसरी उंगली छोटी उसकी बीवी उसको धोखा देती, कोइंसिडेंस है यार, ठीक है जी। मैं तीसरी उंगली का गाय, कोई गलत नहीं सोचता, ठीक है। अच्छा जी सर हमारे पास कोर्स में क्या है, ये आप लोग लिखेंगे और ये जो जितने अच्छे तरीके से लिखेगा उसके बाद जितना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा ना, मतलब आपको पता होगा मुझे किस एरिया में मेहनत करनी है। जी मेरे बच्चों, सितंबर के अटेम्प्ट में पेपर डिफिकल्ट आता है तो क्या है भाई, ये 2 अटेम्प्ट आप पीछे देखो लगातार अच्छे भी हैं, ठीक है। अच्छा जी सबसे पहला एरिया हमारे पास सर कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन हमारे पास सर 15 से 20 मार्क्स का एरिया है, ठीक है जी। आई कैप ने इसको नाम दिया बेसिक कॉस्टिंग, मजा लेंगे इसमें कोई चीज बेसिक आ जाए, ठीक है जी, नाम है इसका बेसिक, ठीक है जी। इसमें है क्या क्या सर, इसमें ये 3 टॉपिक्स हैं, इसमें 3 टॉपिक्स हैं, मटेरियल, लेबर कॉस्टिंग और ओवरहेड्स, ये तीनों लिखोगे और इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे बिफोर मूविंग अहेड। एक दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मतलब अल्लाह ताला ने कहा आप दुआ करेंगे तो मैं बारिश बरसा दूंगा, और लोगों ने भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा आप अल्लाह से दुआ करें कि बारिश हो जाए। तो
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको शहर से बाहर एक किले में ले गए ना, मतलब एक मैदान में ले गए जहां अल्लाह से दुआ करें, इज्तिमाई दुआ हो। तो जब लोग वहां से निकल रहे थे, एक बंदे के पास छतरी थी, तो लोगों ने उससे पूछा कि क्यों छतरी को लेके जा रहा है? उसका इतना ईमान पक्का था, उससे घर वापस आते हुए बारिश होगी ना तो छतरी लेके जा रहा, ठीक है ना, इतना पक्का ईमान था। ये आप लोगों में भी नजर आता है। कुछ लोगों के पास है ब्रांड न्यू रजिस्टर्स, कुछ लोगों के पास है 1824 की कॉपियां, ठीक है ना, वो लेकर आए हैं यार, अभी पता नहीं रिजल्ट कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है जी। तो एक काम करो, अभी इसी में चलाते रहो, बाद में देखेंगे 2 महीने बाद पक्का रजिस्टर बनाने की जरूरत है या नहीं, ठीक है ना। सबने बंद कर दी कॉपियां, खोलो भाई, मजाक कर रहा। अच्छा जी सर, हमारे पास मटेरियल अलाइड कॉन्सेप्ट, सर ये एक ऐसा एरिया जो बड़ा प्रेडिक्टेबल एरिया है, इससे भाई ये 3-4 एरिया में से सवाल आएगा। आई थिंक आपने लास्ट टाइम मटेरियल पे एक ऐसी चीज पूछ ली जो कोई भी करके नहीं जाता। अच्छा हम क्लास ऐसे ले रहे हैं, मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा फीफो और वेटेड एवरेज वाला वो बना लोगे ना? तो ये जो स्टोर लेजर है, स्टॉक लेजर देखा ना आपने बनाते हुए, FAR1 में इंट्रो में पढ़ा होगा आप लोगों ने, फीफो इन्वेंटरी कार्ड जिसको आप कहते हो, वेरी गुड, है ना। आई कैप ने वो पूछ दिया लास्ट टाइम 8 नंबर का। इसका मतलब ये कि यार आपने अगर भूल चूक के एक छोटी सी चीज भी पेपर में छोड़ी तो एग्जामिनर को पता नहीं कहां से कुछ जन्नात जाके उंगली करते हैं, कहता है ये वाली चीज छोड़ी है, ठीक है ना, और यही पूछ, ठीक है ना, उससे वही चीज पूछ ली। अब मैं आपको बताऊं, लेबर कॉस्टिंग और लर्निंग कर्व, इसमें से एग्जामिनर ने आज तक सिर्फ लर्निंग कर्व पूछा है, लेबर कॉस्टिंग पूछी नहीं है। इसका मतलब क्या है? जिन जाके उंगली करने वाला है कि सर लेबर कॉस्टिंग उठा के पूछ ले, इन लोगों को टीचर ने बता दिया है कि ये नहीं आता, ठीक है जी। अच्छा वहां पर अल्लाह की कसम लोग ये सोच रहे हैं परपेचुअल क्या था, पीरियोडिक क्या था, दोनों पी से आते हैं, क्या था यार भूल गए। अब लोगों ने वो स्टॉक कार्ड बनाई नहीं, जनरल एंट्रीज बना के आ गए, चलो कुछ ना कुछ मार्क्स मिल ही जाएंगे। ओवरहेड एलोकेशन सर लास्ट टाइम आ चुका है, इन 3 में से 2 सवाल आते हैं, 8 नंबर और 10 नंबर, ठीक है, तो टोटल 18 से 20 मार्क्स के एरिया कैरी करता है। कभी कभी एक ही सवाल आ जाता है 15 मार्क्स का, ठीक है ना, और कभी कभी एक सवाल आ जाता है 16-17 मार्क्स का, लेकिन अमूमन इसमें से ना 2 छोटे सवाल निकल आते हैं। तो देखो ये वो एरिया है जिसमें काम छोटा है, कम है, नंबर है इसके अंदर 20 मार्क्स, ठीक है ना। और मेरा अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा कि इसमें से एक दफा पता कौन कौन से टॉपिक हमने अच्छे तरीके से करने, ये तीनों, ठीक है। सेलेक्ट स्टडी पे बिलीव ही नहीं करना, ठीक है, वो बाबा वाला नहीं। आई जब के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में मैं कॉल की, अलग सेलेक्ट बात चल रही थी, तो ऐसे मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पेपर बना दिया आपने? ये पेपर से 20 दिन पहले की बात। उन्होंने कहा नहीं, पेपर बन रहा है, 10 दिन में फाइनल हो जाएगा, लास्ट वीक में हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट शहरों में। लेकिन उसने तंजिया पता क्या काम है, लेकिन गेस्ट पेपर आ चुके हैं, फेसबुक पर पता चल गया क्या क्या पूछने वाले हैं। ये अल्लाह के वास्ते ये मदारियों से ना दूर रहना, ठीक है ना। पेपर में जो चीज देख, जो चीज कोर्स में ना वो सारी कर लेना, ठीक है जी। अब बताएं जनाब, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चों, ये 3 एरियाज हैं, इन तीनों एरियाज में से लास्ट टाइम जो आ चुका है ओवरहेड आ चुका है, ठीक है जी, और ऊपर वाले 2 एरियाज ऐसे हैं, अच्छा मटेरियल भी आ चुका है, लेकिन सर बड़े मार्क्स के लिए मेरे ख्याल में इसमें से इस दफा लर्निंग कर्व देख के जाने हमने, जिसके चांसेस ज्यादा है, मटेरियल से भी सवाल आ सकता है। ओवरहेड मेरे ख्याल में सर आता है को 3-4 अटेम्प्ट में, एक दफा लास्ट टाइम आ चुका है, मे बी सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे दोबारा आ जाए, लेकिन ये 3 एरियाज 18 मार्क्स के। फिर है सर 35 से 45 मार्क्स का, और मैंने उसको नाम दिया दिस इज द हार्ड द बीस्ट, ठीक है जी। सर ये है सारा मेन एरिया है क्या सर इसके अंदर? सर इसके अंदर है 4 एरियाज, बजटिंग, रेलेवेंट कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग और ब्रेक इवन, ठीक है जी। ये 4 एरियाज 35 से 45 मार्क्स के, 35 से 45 मार्क्स के, ठीक है जी। बजटिंग कंफर्म अनडाउटेडली सर टेस्ट होगा, इसका अपना ग्रेड है, अपना ग्रेड है, अपना ग्रेड समझते हो, यानी सर इस ग्रेड में सिर्फ बजटिंग है, बजटिंग के 15 नंबर पक्के आते हैं। एक अटेम्प्ट ऐसी नहीं आई है जब से कोर्स में आया कि इसमें बजटिंग ना आया, उसकी वजह यह है कि अपना ग्रेड है इसका सर। अच्छा बाकी
जो सेकंड और थर्ड है इसमें से ऑल्टरनेटिवली कभी एक चीज आती है, कभी दूसरी आती है, कभी एक चीज आती है, कभी दूसरी आती है। चौथा वाला पार्ट जो है वो पिछली 3 अटेम्प्ट से नहीं आया। मैं ये नहीं बोलूंगा इस अटेम्प्ट से, क्योंकि मार्केट में लोग कहते हैं यार, लोग ये कहता है कि भाई इस अटेम्प्ट में आएगा और वो नहीं आएगा, ये बदनामी वाली बात है। एक टीचर ने एक जमाने में वो डाली कि यार मेरे हिसाब से 7 एरिया टेस्ट होंगे, एग्जामिनर ने वो छोड़ के सारे टेस्ट कर दिए। तो आरामखोरों ने, बच्चों ने नीचे लिखना शुरू कर दिया, सर अगली दफा भी जरा ये गेस्ट पेपर बताइएगा, ताकि हम वही छोड़ के जाएं। ठीक है ना? तो इसके नंबर है 35 to 45, मतलब इससे कंफर्म 3 सवाल बनने, 15-15 नंबर के 3 सवाल इससे बनने। ठीक है जी, क्या चीज? अब मसला ये है कि कर लेना, उसके साथ एक बहुत बड़ा लगा हुआ है अगर। नहीं, वो इतना प्रिडिक्टेबल पेपर है, आप FR2 का पेपर उठाओ, FR1 का पेपर उठाओ, प्रिडिक्टेबल पेपर होता है, सबको पता होता है पेपर में उससे पूछना क्या है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की मतलब हालत खराब होती है। अच्छे अल्फाजों में है, आपका गैस लग जाता है सर। नहीं भाई नहीं, मैं ये कभी क्लेम ही नहीं करूंगा, क्योंकि जिस आइटम में मैं ये क्लेम करता हूँ उसी आइटम में नहीं लगता है। मैं वैसे ही इनफॉर्मली बच्चों को बता देता हूँ, लेकिन एक दफा मैंने ख्वाब देखा, ऑनलाइन चल रहा है, मैं ये बोलूंगा मैंने ख्वाब देखा, ठीक है ना? अदरवाइज एक कहानी थी, अब तो ऑनलाइन है, मैं नहीं सुना पाऊंगा, रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई, इनडायरेक्टली क्लेम कर लिया आपने। नहीं, एक दफा सीन हुआ कि ऐसी में कान में आवाज आई कि टैक्स के पेपर में डिविडेंड की डेफिनेशन आ रही है। अब डिविडेंड की डेफिनेशन टैक्स के पेपर में आ रही है, अच्छा। पहले मैंने सोचा, मैं तो टैक्स पढ़ाता नहीं हूँ, फिर मैं किस काम की, फिर मैंने सोचा कौन सा ऐसा बच्चा है जो दोस्त है अपना जिसको बेनिफिट हो सकता है। तो मेरा जो कॉस्टिंग में असिस्टेंट है काशिफ, वो पेपर दे रहा था टैक्स का। अब मैं उसको रात भर कॉल करता रहा, उसकी कॉल नहीं लगी। सुबह 8:30 बजे उसकी कॉल लगी। मैंने कहा यार मेरे दिल में आ रहा है डिविडेंड की डेफिनेशन आ रही है, तू करके चले जाना। कहता 8:30 बज रहे हैं, मैं आई कप के बाहर खड़ा हूं, अंदर जा रहा हूं। मैंने कहा देख ले, मर्जी तेरी है। वो रुक गया वहां पर, उसने डिविडेंड की डेफिनेशन का रट्टा मारा, आधे घंटे में उसके को 5-6 पॉइंट्स हैं, कुत्तों वाला रट्टा मारा। अंदर गया और पेपर में ये नहीं देखा कि क्या आया है, पेपर में ये चेक किया डिविडेंड आया नहीं आया। ठीक है, डिविडेंड नजर आया, फौरन से उसको 4-5 पेज छोड़ के छाप दिया जितना आता था। बाहर आया, कहता बाबा आपको कैसे पता चला? मैंने कहा यार ख्वाब आया था यार मुझे। ठीक है जी, ख्वाब आया था दोस्त मुझे। हाँ जी, लेकिन तुक्का होता है भाई, मैं आपको फिर बता दूं। ठीक है जी, बाबा यार है मैं। अच्छा जी सर, फिर हमारे पास है टाइम वैल्यू एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये है 20 से 30 मार्क्स का, इसमें सिर्फ 3 एरियाज हैं। लास्ट टाइम 25 नंबर का एनपीबी का सवाल आया, कितने का? 25 मार्क्स का। ठीक है जी, वन क्वेश्चन कैरी 25 मार्क्स, 5 नंबर का सस्टेनेबिलिटी आया, तो 30 नंबर इस एरिया से आए लास्ट। ठीक है जी, इसकी टोटल वेटेज है मेरे बच्चों 20 से 30। ठीक है ना, लास्ट टाइम ये फुल वेटेज पे आया 20 से 30, लास्ट टाइम 25 मार्क्स इससे आए। ओहो, इसका मतलब इस पे नहीं लिखा जा सकता। चलो जी शाबाश सर, रेलेवेंट कॉस्टिंग के साथ आया था, या बिल्कुल सही। किसके अंदर? हाँ बस सिर्फ जनरल एंट्रीज है, कुछ एरियाज में बस, अकाउंटिंग नहीं। मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक दुकान पे बैठने वाला बच्चा भी मतलब कर सकता है काम। मतलब उसको अगर मैथ्स आती है ना, उसको ये पता 2 रुपए वाली चीज कम से कम 2 रुपए से ऊपर बेचनी है, तो वो ये सब्जेक्ट आराम से कवर कर लेता है। क्यूटी का आप ये कह लो कि एक एडवांस वर्जन है। जी मेरा बच्चा, नहीं बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल काम नहीं आएगा। FAR2 की कोई चीज यहाँ काम नहीं आएगी। हाँ, FAR1 का कुछ एरिया यहाँ काम आ जाएगा सर। वो तो अभी पढ़ा हमने, और पेपर निकलने के बाद ही हम भूल गए हैं। अच्छा आप सुनो, देखो मुझे बता, 3 एरिया से ऑलमोस्ट 70 नंबर बन गया। इन 3 एरिया में देखो टोटल टॉपिक्स हैं कितने, पीछे जाऊं ना तो मेरे पास सर 10 टॉपिक्स हैं टोटल, और इससे 70 से 75 मार्क्स का पेपर, ऐसे ही है। अब आओ सर, एक लंबी गटर,
सर ये कॉस्टिंग सिस्टम्स हैं, ये है 25 से 30 मार्क्स, इजी बट टाइम किलिंग। सर इसमें आप टॉपिक दे दो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से लास्ट टाइम सिर्फ प्रोसेस कॉस्टिंग टेस्ट हुआ है बस, ठीक है ना, सिर्फ प्रोसेस कॉस्टिंग टेस्ट हुआ है, वो भी 12 मार्क्स का, ठीक है जी। और आप देख लें सर, ये 7 टॉपिक है, ए लेवल वाले हैं ये। थ्योरी बेस ज्यादा है नहीं, थ्योरी बिल्कुल भी नहीं आती है बेटा, लास्ट टाइम 5 मार्क्स की थ्योरी आई है। आपको आर्मी में जाने का शौक है? हाँ, अगर आर्मी आपके घर का नाम है। फजूल बात है यार उस्मान। हाँ जी, आगे सारे हरामखोर उठ गए। जिसने बीएमबीएस पास किया और कॉस्टिंग पास नहीं किया तो उसका क्या होगा, ये भी डिसाइड करना है बेटा आईकैप ने कि किस तरह जो है पेपर्स की ट्रांजिशन होगी, और वो होपफुली को 1-1.5 महीने में 2 महीने में डिसाइड करके आपको बता दें, ठीक है। बेसिक टॉपिक्स कौन से रिवाइज करना चाहिए, कुछ भी नहीं, मैं बैठा हूँ उमर, छोड़ दो सारी चीज। कॉस्टिंग में कोई स्टैंडर्ड नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, सॉल्व करने की कोई स्टैंडर्ड कोई अप्रोच नहीं है, डिपेंड करता है सवाल के ऊपर। वेटेज क्या है कॉस्टिंग सिस्टम की? सर वेटेज इसकी है ऑफिशियली 25 से 30, लेकिन सर इसमें सवाल कभी कभी सिर्फ एक ही आ जाता है, कभी कभी 2 आ जाते हैं। कर लिया, आगे बढ़ जाए। ग्रेस पीरियड क्या होता है? केड़ा ग्रेस पीरियड? जैन जुल्फिकार, तुम और तुम्हारे सवाल हैं इसमें है कि नहीं? ग्रिड से आई कैप, ग्रिड से नहीं हटता, फिर यहाँ कैसे हट गया आई कैप ग्रिड से? हैं ऐसे कैसे हट गया सर? आई कैप ने बाकी की चीजें दूसरे सवालों में छोटे छोटे पोर्शन में डाल के पूछी, ठीक है जी। चलो जी, इस अटेम्प्ट के बाद लॉ और कॉस्टिंग में चेंजेस होंगी या अगली अटेम्प्ट? हफ्त इसके अंदर बेटा, हफ्त इसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि अगले अटेम्प्ट में शायद नया सिलेबस आ जाए, शायद ना आए, ये अगले 1-1.5 महीने में पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आई कैप बड़ा अग्रेसिवली इसके ऊपर काम कर रहा है। देखिए अभी जो काउंसिल बैठी हुई है ना, ये इनका आखिरी काउंसिल की मीटिंग होगी, अभी लास्ट मीटिंग होगी, इसके बाद ये काउंसिल डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिर नया काउंसिल इलेक्शन होने वाले हैं जुलाई अगस्त में, ठीक है ना। मैं पार्टिसिपेट करूंगा उसके अंदर, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए मुझे सारी चीजें पता है। तो ये आखिरी, और ये काउंसिल इसका क्रेडिट लेके जाएगी क्योंकि इसी काउंसिल ने इस पूरे कोर्स पे काम किया और बड़ा जबरदस्त काम किया, ये मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो आएगा, अभी जल्दी आ जाएगा, ठीक है जी। चलो जी, अल्लाह करे सर। सर आगे जी, सर लोग इस पेपर में क्यों फेल होते हैं? पढ़ते नहीं, हरामखोर सर। अच्छा देखो, ये ना जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ ना, ये अगले 10 मिनट ना अल्लाह के वास्ते ऐसे 10 मिनट है कि मतलब अपने दिमाग में, दिल में ना ये चीज उतार लो, ताकि कॉस्टिंग के पेपर को ना आपको डायरेक्शन पता चल जाए मुझे काम कैसे करना। देखो यार, एक ग्रुप आपको मार्केट में ऐसा मिलेगा जो आएगा, हैंड आउट बटेंगे क्लास में और सवाल शुरू। सर टॉपिक कौन सा है बेटा? वो सवाल में पता चल जाएगा, ठीक है जी। इस तरह कॉस्टिंग नहीं पढ़ा जा सकता, ये मैं आपको बता दूं, इस तरह कॉस्टिंग नहीं पढ़ा जा सकता। शायद इंट्रो पढ़ सकते हो आप, शायद आप FR1 इस तरह पढ़ सकते हो, कॉस्टिंग नहीं पढ़ सकते। कॉस्टिंग के लिए पहले पूरी बेस बनेगी, पूरा हिसाब किताब होगा, उसके बाद आके कोई तीसरे चौथे लेवल पे जो है वो आपको सवाल दिया जाएगा पास पेपर्स का। पहले आपको कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाएगा शुरू में, तो मतलब आपको कॉस्टिंग का आदी बनाया जाएगा। तो सिर्फ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके जहनों में ये कि यार 100-125 सवाल कर लो, ये पेपर पास हो जाएगा। हाँ, गलत नहीं सोचते हो, लेकिन कब? जब उनकी बेस बनी हुई। बगैर बेस बने में आपने अगर सिर्फ सवाल सॉल्व करने और बाद में उनका सोल्यूशन याद कर लेना है, सॉरी सर, 1000 सवाल करके जाओगे, आई कैप का सवाल 1001 होगा और वो आपको उन 1000 में से नहीं होगा, ये मैं आपको बता सकता हूं सर, ठीक है जी। ये मैं आपको बता सकता हूं। लास्ट टाइम में बजटिंग का सवाल है, हमने बजटिंग के 30 सवाल करवाए होंगे क्लास में, जो सवाल आया डिफरेंट, एंड यार वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट यार, हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, हम आपको सिर्फ सिखा सकते हैं। अगर मैंने आपका दिमाग डेवलप कर लिया इस तरह का कि आप हर प्रॉब्लम को कोई 70-80% सॉल्व कर सकते हैं, इनफ। लेकिन अगर मैं आपको मशीन बना दूं कि बेटा सवाल ही सॉल्व करने, ठीक है जी, और मैं आपको अच्छा ये व्यू ना दूसरे लोग भी लेते हैं जो सवाल सॉल्व कराते हैं, कहते हैं कॉन्सेप्ट का देखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सवाल क्या होगा, नया सवाल होगा, तो जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतने कर लो, शायद उन्हीं में से एक आ जाए। आई डोंट बिलीव इन दिस थ्योरी सर। मैं 15 साल से आपको बताऊं, मैं सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं और मैं आपको बताऊं, पास वही बंदा होता है
जिस बंदे के कॉन्सेप्ट क्लियर है और रीजनेबल प्रैक्टिस की भी उसने, खाली प्रैक्टिस नहीं, कॉन्सेप्ट डेवलप करके जाना। ठीक है जी, मैं फिर बता दूं, खाली कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, शायद उस बंदे के ज्यादा मार्क्स आ जाए जिसने खाली प्रैक्टिस की। दोनों खतरनाक मोड्स हैं, खाली कॉन्सेप्ट, खाली प्रैक्टिस। ठीक है जी, दोनों को आपने जो है वो प्रोडक्ट बना के चलाना है। ठीक है जी। फिर सर, वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन areas that carry lesser marks and give the residual time to juicy areas। सर, अभी मैंने आपको 10 टॉपिक बताए, उनके 70-80 मार्क्स हैं और 7 से 8 टॉपिक्स के मार्क्स कितने हैं सर? 25 से 30। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है हमने सारे टॉपिक्स करने, मैं सिलेक्टेड स्टडी के ऊपर बिलीव ही नहीं करता, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं देखूं कि यार जिन एरिया से ज्यादा मार्क्स आने हैं, सर मुझे पता है एक जमीन है जरखेज है, वहां मैं कद्दू करेले उगाऊंगा, ज्यादा उगेंगे। एक जमीन है जिसमें कम उगेंगे, तो सीधी सी बात है मेहनत कहाँ डिमांड की जा रही है सर? आप उस एरिया पे करें, ज्यादा टाइम उस एरिया पे लगाएं जो अच्छा। लेकिन सर वो एरिया टेक्निकल है ना, मसला तो ये, तो पास पेपर याद करके मैं खड़े होकर सोल्यूशन करा दूंगा, लेकिन सोचेगा कौन? ठीक है जी, मैं आपको आज बताऊं, कॉस्टिंग का टीचर बनना बहुत आसान है। पिछले 20 अटेम्प्ट के पास पेपर याद कर लें, ऐसे याद करें कि नीचे से सवाल सॉल्व करने शुरू करें, ऊपर तक ला सके आप टीचर हो। कोई बंदा आपकी एबिलिटी पे शक नहीं करेगा, कहेगा सवाल सॉल्व होते हैं भाई से, फंसता नहीं है भाई। मैं भी ओ लेवल्स के एक जो है वो स्कूल में पढ़ा रहा हूं, तो मैं टीचर को देखा, इतनी जबरदस्त उसकी जो है वो ड्राइंग, इकोनॉमिक्स पढ़ाता है बंदा, इतनी जबरदस्त ड्राइंग उससे वो बनाया हुआ है चार्ट वार्ट। बच्चे को कहा यार ये तो टाइट टीचर होगा, कहता है सर समझ कुछ नहीं आता, लेकिन ड्राइंग बहुत टाइट बनाता है। वो डंडा लेकर आता इतना बड़ा, वो रख के। तो मैं आपको बताऊं सर, आपने उन एरियाज पे काम ज्यादा करना है जिस एरिया में मार्क्स आते हैं। सर यार अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, ये कॉस्टिंग में ना 100 से ऊपर फॉर्मूला है। कितने? मैं आपको पता है क्लास में कितने कराऊंगा? एक भी नहीं। ये सारे फंक्शंस आपको ये यहां फिट हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, बताऊंगा कि फंक्शन क्यों है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आखिरी दिन में लोग इतना बड़ा पलंदा लेके घूम रहे होते हैं, एसपी माइनस एपी, एसपी माइनस एपी, एसपी माइनस एपी, एसपी माइनस एपी। ये वो सब्जेक्ट नहीं है यार, लोगों को याद करता है शाह माइनस एच डब्ल्यू। एक बच्चा मैंने कहा शाह क्या? सर स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड। ठीक है जी, माइनस एच डब्ल्यू इज एक्चुअल आवर्स वर्क। ये क्या है बेटा? सर ने कहा ये दो ढूंढो, इसमें डालो, साइड में से जवाब निकल आएगा। सोचने की जरूरत ही नहीं। ठीक है जी, नहीं फंक्शंस नहीं। सर बिगेस्ट ट्रैप, पास पेपर्स आर इनफ। ये मैं तुम्हें जबरदस्त चीज बताता हूँ, हम ना फाइनल के पास पेपर्स कराते हैं, कैफ के तो कराते हैं, फाइनल के कराते हैं। पहले मार्केट में मशहूर हो गया भाई ये मुश्किल सवाल कराते हैं, बच्चों की ऐसी हालत टाइट हो जाती है, बच्चे समझते हैं सब्जेक्ट मुश्किल है, आओ भाई अहमद रजा से ही पढ़े। मैं उन तमाम लोगों को कहता हूं निकालो 5 अटेम्प्ट के कैफ के पेपर्स लास्ट, और बताओ मुझे कितने फाइनल के सवाल उसमें टेस्ट हुए। जो लास्ट अटेम्प्ट का 25 नंबर का एनपीवी का सवाल है वो फाइनल का क्वेश्चन है। उससे पीछे जो बजटिंग का सवाल आया है 20 नंबर का, वो फाइनल का क्वेश्चन है। क्या मेरी फुफो बनाती है घर में वो, या मुझे मतलब ज्यादा नफलों का सवाब मिलता है अगर मैं आपको मुश्किल चीज करा दूं? भाई घर में मेरे एक बिल्ली रहती है, उसका एक सर्टन साइज है, मैंने उसके हिसाब से ना काट के दीवार में जगह बना दी कि आ जाए। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा बड़ा सुराख बना दिया, तो इससे बिल्ली फंसेगी, आराम से निकलेगी। तो मुश्किल सवाल करा दूं मैं आपको, मैंने जो बोला वो फेस वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना? कोई गलत नहीं सोचेगा मैं क्या कह रहा हूँ। देखो आरामपुर, तौबा तौबा तौबा। ठीक है, तो सर याद रखना जी, प्रैक्टिस भी करनी है, कॉन्सेप्ट भी लेने, जो की एरियाज हैं उस पर ज्यादा टाइम लगाना है। सर आपने मुश्किल सवाल सॉल्व करना, ठीक है जी, ये मैं आपको बता दूं, आसान में काम नहीं बनेगा। ठीक है जी सर। फिर सर हमारे पास व्हाट टू रीड, सर हमारे पास अपना मैनुअल है, वो हम आपको देंगे। सॉफ्ट कॉपी में आपको फ्री में मिलेगा, हार्ड कॉपी में आपको खरीदना है तो किसी जगह से भी खरीद लो, प्रिंट निकलवा लेना, मैं नहीं बेचता वो। ठीक है, नीचे वाली दुकान से खरीदोगे शायद 700-800 रुपए का मिले, बाहर जगह से जाओगे वहां भी शायद इतने का मिल जाए। जहां से आपको खरीदना हो वहां से आप खरीद लेना, नहीं खरीदना सॉफ्ट कॉपी में रखना है। बहुत सारी चीजें आपके पास सॉफ्ट कॉपी में ही होती है। ठीक है जी, आप वॉशरूम में भी देख सकते हो, जहां आपका दिल करे आप निकाल के देख लो। ठीक है जी, तो दोनों आपको मिल जाएंगे, फ्री में मिल जाएगा मैनुअल, कोई कॉस्ट नहीं है इसकी। ठीक है जी सर। फिर चूरन मैं कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश करेंगे, और
पक्की सक्सेस होगी, घंटा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। काम करना है हमने, ठीक है जी, दबा के काम करना है, मेहनत करनी है, ठीक है। अच्छा जी सर, फिर थैंक यू यार, ये क्या था यार दोबारा देखूंगा, जबरदस्त यार। चलो जी, लेकिन अच्छी प्रेजेंटेशन बनी थी। अच्छा जी सर, हम स्टार्ट करेंगे जनाब एक छोटे से एरिया से। पहला टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। सर अपने पास हेडिंग डालेंगे जनाब सीवीपी एनालिसिस। कौन सा? कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस व्हाट्सएप ग्रुप में। आपको तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। वेरी गुड हुजैफा भाई, बिल्कुल चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होना, FCA, फार ईस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है? ऐसा है? मैं क्वालिफाई किया था when I was 23, ठीक है ना, 23 एंड हाफ, हाँ 23.5 में मैंने क्वालिफाई किया था। और अभी माशाल्लाह तुम लोग की एवरेज एज क्या है? 20-21 वाले तो बैठे होंगे ना। मैंने 20 साल की एज में अपना पहला फाइनल का पेपर दिया था। सर क्यों, आप क्या मतलब? सर तवानी बड़े FC है, बिल्कुल है भाई। सर तवानी ने जिस साल क्वालिफाई किया मैं उस साल पैदा हुआ हूँ। हाँ हाँ, मजाक नहीं कर रहा। सर ने 85 में क्वालिफाई किया, मैं 85 में पैदा हुआ हूँ, बस वही मैंने उस दिन था अच्छा जी चलो, वैसे यार आपको जब ये पता चले आपसे दुनिया, मतलब आपसे CA वाले जितने भी कॉलेजेस चल रहे हैं बहुत से ज्यादा नफरत करते हैं, एक अलग ही मजा होता है इसका। जहां जाओ आपको मुंह पे लोग सलाम करें, पीछे गालियां दें, ये एक ब्लेस्ड फीलिंग है बेटा। चले जी सर, सीवीपी एनालिसिस है क्या? सर आए जरा इसको देखना शुरू करते हैं। अच्छा देखो, इसके लिए ना हमें कोई नॉलेज, बेस नॉलेज नहीं चाहिए, बिल्कुल बेसिक सी बात मैं करूंगा। मिसाल के तौर पर एक जमाने में आप अक्सर और अक्सर देखते होंगे, दोस्त यार बैठते हैं चाय के होटल पे और चाय वाले को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि यार ये बंदा एक चाय का कप बनाता है ना, ऐसा तो मटेरियल लगता है उस पे, ऐसे ही है। मिसाल दे रहा हूं, मटेरियल लगता है सर कोई 20 रुपए का। कितने का लगता है? 20 रुपए का। ज्यादा लिख दिया सर आपने। मैं तो वो गटर बागीचे वाली चाय पीता हूँ, वो शायद 10 रुपए में बन जाती है। सुनो जरा, 10 रुपए लगता है मटेरियल। अच्छा मटेरियल में क्या है सर? चाय पत्ती, चीनी, दूध, पानी, ठीक है जी, इलायची। 10 रुपए में तुझे इलायची भी चाहिए है? अच्छा जी, फिर अच्छा सर, फिर सर जो चाय बनाने वाला होता है ना, अज्यूम करो होटल वाले ने उससे एग्रीमेंट ये किया हुआ है कि आपने जितने चाय के कप बनाने हैं, हर एक चाय के कप पे हम आपको से 4 रुपए पे करेंगे, ये हमारे लेबर की मजदूरी है। ऐसा यानी एक चाय का कप बनाने पे 10 रुपए का खर्चा आ रहा है, उसमें मटेरियल लग रहा है, और 4 रुपए की क्या पे कर रहे हैं उस पे? लेबर कॉस्ट पे कर रहे हैं। अच्छा सर, फिर मटेरियल और लेबर के अलावा सर नीचे से गैस भी निकल रही है, ऐसे ही ना, गैस भी निकल रही है सर, ऐसे ही ना, और क्या होता है सर, साथ में लाइटें वाइटें भी लगी हुई है, सारी चीजें। तो सर हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड्स भी है, ठीक है जी। अब बनाए सर वेरिएबल ओवरहेड्स, मिसाल के तौर पर 3 रुपए एक कप पे लगते हैं, हमारा अंदाजा ही, ठीक है। अब बताओ एक कप बनाने पे टोटल खर्चा कितना होता है? 17 रुपए का खर्चा होता है सर। अब ये हम सोच रहे हैं उस चाय वाले को देखते देखते, वो चाय वाला भी पठान है, वो भी हमें देख रहा है यूं करके, क्यों देख रहा है मुझे? अब हमारे जहन में कुछ और चल रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि एक चाय का कप बनाने में खर्चा कितना आ रहा है? 17 रुपए आ रहा है, ठीक है जी। अब मैंने देखा कि सर एक बंदा सबको चाय सर्व कर रहा है, क्या कहते हैं उसको? वेटर, अंग्रेज वेटर। और जी बार वाला, छोटू भाई, जो भी है सर, वेटर सर, ठीक है जी। वो वेटर जो है ना, वो उसका इस होटल से एग्रीमेंट है कि जी हर चाय के कप पे वो 1 रुपया चार्ज करेगा, जितना वो सर्व करेगा 1 रुपया चार्ज करेगा। अब बताओ सर, इस होटल को एक चाय का कप बेचने पे कितना खर्चा देना पड़ रहा है? 18।
बनाने का खर्चा कितना है 17, बेचने का खर्चा कितना है 1 रुपया, बना के बेचने का खर्चा 18 रुपए। ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ सर, अगर ये चाय का कप ये बंदा 25 रुपए में बेचे, कितने में 25 में बेचे, बताओ इसकी एंटायर वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब जितने चाय के कप बनाएंगे हर एक पे 18 रुपए का खर्चा आएगा। अच्छा मैं कोई चाय का कप ना बनाऊं, खर्चा कितने का आएगा? जीरो 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 ना। अभी हमने अज्यूम किया कि सर ये सारी ना चाय पत्ती लगेगी, ना चीनी लगेगी, ना दूध लगेगा, ना चाय बनाने वाला बैठेगा, ना सर गैस निकलेगी नीचे से, मतलब आग निकलेगी, सर ना वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड इनकम होगा, कुछ नहीं करोगे ना। तो इसका मतलब ये सारे खर्चे कब आते हैं? जब हम चाय बनाते हैं, ठीक है जी। वो सारे खर्चे जो सर प्रोडक्शन की वजह से इनकर हो रहे हैं, वॉल्यूम की वजह से इनकर हो रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? कॉस्ट में कोई टेक्निकल बात नहीं कर रहा, बड़ी बेसिक बेसिक बात कर रहा हूँ। 18 रुपए का खर्चा आ रहा है, क्या बनाना है? एक चाय का कप बना के बेचने कितने का? 25 रुपए का। मुझे बताओ सर, एक चाय का कप बेच के मुझे कितने रुपए बच रहे हैं? 7 रुपए बच रहे हैं। इस 7 रुपए को मैं नाम दूंगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन का। किसका नाम दूंगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन का नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा? कंट्रीब्यूशन। बताओ कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है? सेल्स प्राइस का वो पार्ट जो वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के बाद बच जाए, ऐसा। तो सर मेरे पास 7 रुपए बच गए एक चाय का कप बेचने में, ऐसा। अब सुनो, 2 चाय के कप बेचूं कितने बचेंगे? 3 चाय के कप बेचूं तो 21 रुपए बचेंगे। इसका मतलब है सर मैं जितना यूनिट बेचता जाऊंगा ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन मुझे बचता जाएगा, ऐसा है? ऐसा है सर। अब मैं ये सोच रहा हूँ 7 रुपए बच रहे हैं चाय के कप। अब मैंने सर जाके पठान से उस चाय वाले से बाकायदा बात की, मैंने कहा मेरे हिसाब से ये आपकी कॉस्टिंग बनती है, 25 रुपए का आप एक चाय का कप बेचते हो, 18 रुपए उसको बना के बेचने पर खर्चा आता है, आपको 7 रुपए बचते हैं, तो आप तो बड़ा माल कमाते हो। उसने कहा ये दुकान का किराया तुम्हारा बाप देगा। मैंने कहा कितना किराया है दुकान का? उसने कहा हमारे दुकान का किराया है 21,000 रुपए। कितने? उसने कहा 21,000 रुपए। वो किधर डाला तुमने? मैंने कहा वो वाकई वो तो नहीं डाला। क्यों? क्योंकि हम दुकान का किराया पर यूनिट पे नहीं करते, ठीक है जी। वो क्या है? फिक्स्ड है। कितना रुपए फिक्स्ड है? 21,000 रुपए आपने दुकान वाले को, मालिक मकान को देने हैं, मालिक दुकान को देने हैं, चाहे आप चाय बनाओ या ना बनाओ। सर अगर मैं चाय नहीं बनाऊंगा मेरा मटेरियल सेव हो जाएगा, चाय नहीं बनाऊंगा लेबर सेव हो जाएगा, चाय नहीं बनाऊंगा वेरिएबल ओवरहेड सेव हो जाएंगे, गैस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर चाय बनाऊं या ना बनाऊं, दुकान किराए पे लिए तो किराया देना पड़ेगा, ऐसा। मैंने कहा अच्छा खान साहब आपको मतलब 21,000 रुपए किराया भी देना पड़ता है। मैंने कहा ठीक है, एक चाय के कप से क्या बच रहा है? तो बताओ सर मैं वो 7 रुपए पहले जमा करूं या घर ले जाऊं? जमा करें किसके लिए? सर फिक्स कॉस्ट के लिए। किसके लिए? तो सर मैंने पहला कप बेचा कितने का? कितने बचे? 7, साइड पे रख दिया। दूसरा कप बेचा कितने बचे? 7, वो भी साइड पे रख दिए। करते करते मैंने जमा कितने करने? तो बताओ मैं कितने कप बेचूं? इसका मतलब है पहले 3,000 कप तो इतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन देके जाएंगे कि सिर्फ क्या कवर हो जाए? दुकान का किराया कवर हो जाए, फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए, ऐसा। अब बताओ दुकान का किराया खत्म हो गया, ठीक है जी। अब मैंने पठान को कहा, खान को कहा, मैंने कहा खान साहब अब क्या बोलते हो, 3,000 यूनिट हो गए, किराया भी हो गया, अब हम अपना गुलबानों के लिए लेके जाएगा पैसा। अब बना वो गुलबानों के लिए कितने पैसे लेके जा रहा है? 7 रुपए। अब बताएं सर 3,000 के आगे वो जितने भी यूनिट बेचेगा उसको क्या होगा? इस पे प्रॉफिट होगा। जितने भी यूनिट बेचेगा उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। मुझे बताओ सर अगर उससे 4,000 यूनिट बेचे टोटल, तो पहले 3,000 किसके खाते में गए? सर फिक्स कॉस्ट कवर करने में गए। बाद का 1,000 यूनिट वो फायदे में आया, प्रॉफिट में आया। तो मुझे बताओ हर यूनिट पे कितना कमाएंगे? तो बताओ सर अगर मैं 1,000 यूनिट और बेच दूं तो बताओ मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 7,000। अब देखो मैंने कोई टेक्निकल बात नहीं की, मैंने सिंपल एक दुकान पे जो पठान मौजूद है उसको आपके सामने रखा और उससे हमारी मकालमा यानी सर बात हुई और ये हमें पता चल गया प्रॉफिट। अब हम बात करेंगे टेक्निकल टर्म्स पे, ठीक है। मुझे बताओ व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन? सेल्स प्राइस का वो हिस्सा जो किसको कवर कर ले। क्या कंट्रीब्यूशन मार्जिन में वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी कवर्ड है? क्या कंट्रीब्यूशन मार्जिन में वेरिएबल कॉस्ट कवर्ड है? हाँ सर सेल्स थी, हमने उस पर क्या किया? सर वेरिएबल कॉस्ट माइनस की, क्या बच गया हमारे पास? सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन बच गया, ऐसा। अब बताएं सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन में पहली चीज क्या कवर करनी है? क्या कवर करनी है सर? पहली चीज सर फिक्स कॉस्ट कवर करनी है। जब फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगा
तो क्या आएगा सर हमारे पास? सर फिर प्रॉफिट आना शुरू होगा। ऐसा मुझे बताओ 3000 यूनिट को मैं क्या नाम दूं? 3000 यूनिट को मैं क्या नाम दूं? क्या नाम दूं 3000 यूनिट को? ब्रेक इवन। क्या नाम दूं? ब्रेक इवन क्या है सर? वो पॉइंट जहां कंपनी का प्रॉफिट और लॉस, बताओ फिर पूछ रहा हूं, एक का बेचते कितने का? नशेलियों बेचते कितने का? 25 का। बनाने और बेचने में खर्चा कितने का आता है? बचता कितना है तुम्हें? पहले क्या कवर करोगे? फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगा तो हमारे सारे हिसाब किताब जीरो हो गया। अब जितनी यूनिट बेचूंगा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो सर मुझे बताओ 3000 यूनिट को मैं क्या नाम दूं? ब्रेक इवन। ब्रेक इवन के आगे जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाएंगे वो क्या है? ब्रेक इवन से पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन किस चीज को कवर करता है? फिक्स कॉस्ट को। ब्रेक इवन के बाद प्रॉफिट को कवर करता है। ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, 3000 यूनिट मैंने बेचे। मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ 3000 यूनिट पे मेरी सेल्स कितनी है? 3000 इंटू 25 कितना आ रहा? पक्का सही कह रहे हैं लड़के? बताओ 3000 यूनिट पे मेरा मटेरियल कितना लगेगा? 3000 इंटू 10 कितना? 30,000 नहीं ना ना, मैं मटेरियल की बात कर रहा हूं यार। लेबर 3000 यूनिट पे लेबर कितने का लगेगा? कितना जी? 12,000। वेरी गुड सर। फिर 3000 यूनिट पे वेरिएबल ओवरहेड कितने का लगेगा? 3000 इंटू 3 दैट इज 9,000। मेरे बच्चों 3000 यूनिट पे वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स कमीशन जो हमने पे किया है 3000 इंटू 1 3000। बताओ हमें कितना प्रॉफिट हुआ? और ना सर हमारे पास वो आया सर, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है कितने का? 21,000 रुपए का। 21 पक्का? चेक करो 21 है। अब बताओ क्या कवर करना है हमने? कितने की? अब बताओ क्या आ रहा है हमारे पास? प्रॉफिट कितना है? बताओ सर ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारा प्रॉफिट कितना होगा? 3000 को हमने नाम दिया ब्रेक इवन। क्या नाम दिया? ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारा प्रॉफिट क्या होगा? 0 होगा। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन? सेल्स प्राइस का वो पार्ट जो वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के बाद, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? वो कॉस्ट जो यूनिट बनाने की वजह से इनकर हो और यूनिट ना बनाओ तो कॉस्ट इनकर नहीं हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारा जैसे एलएमएस है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें जितने भी स्टूडेंट्स के नाम हम डालते हैं ना, तो जो हमारा वेंडर है ना जो ये सर्विस प्रोवाइड करता है, वो हमसे हर स्टूडेंट के नाम पे 2000 रुपए लेता है। तो बताओ सर अगर कॉस्टिंग में एक भी स्टूडेंट ना हो तो मैं वेंडर को क्या पे करूंगा? 0, कुछ पे नहीं करूंगा। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे तो मैं, मुझे बताओ इस कॉस्ट को मैं क्या नाम देता हूँ? वेरिएबल कॉस्ट। देखो मैं आज आपका ना टाइम ये वेस्ट नहीं करूंगा कि यार वेरिएबल कॉस्ट एग्जैक्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट जो नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने। सर मैं बेकरी चलाता हूँ सर, केक प्रोड्यूस करता हूँ, केक में अंडे डलते हैं सर, जितने ज्यादा केक बनाऊंगा उतने ज्यादा अंडे लगेंगे सर। तो अंडे की कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। ये बात समझ आती है? सर दुकान का किराया और उस बेकरी का किराया सर 50,000 रुपए पर मंथ। सर अगर मैं वहां केक की लाइन लगा दूं या एक भी केक ना बनाऊं तो मुझे क्या पे करना है? अब बताओ सर ब्रेक इवन पॉइंट पे कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा? ब्रेक इवन पॉइंट से आगे क्या है? सर मुझे बताएं ब्रेक इवन पॉइंट तक जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाया किस काम आया? फिक्स कॉस्ट पे काम आया। ब्रेक इवन पॉइंट के आगे जितना सीएम आएगा वो क्या है? अब बताओ अगर मैं आपको छोटे छोटे सवाल देना शुरू करूं और फिर बड़े की तरफ ले जाऊं तो जाओगे? अब बताओगे? कर लोगे मैनेज? कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्लियर, ब्रेक इवन क्लियर। ब्रेक इवन से आगे जो कमाएंगे वो प्रॉफिट है। ब्रेक इवन से आगे जितना सीएम प्रॉफिट। ब्रेक इवन के आगे कितने रुपए पर यूनिट में प्रॉफिट कमाऊंगा? 7 रुपए। वेरी गुड सर, छापें इसको, शाबाश। अच्छा भाई एक बात सुनो, ये जो कोरोना है ना, ये एआरटीटी वालों को नहीं लगता। एआरटीटी में आने के बाद आप कोरोना एग्जाम दो, ऐसे ही है ना?
मतलब यही तुम लोग का कॉन्सेप्ट है ना। तो मतलब मास्क पहन के बैठो ना यार, ये कोरोना मुंह से घुसता है अंदर, बंद करो उसको यार। देखो यार, मुझे कोरोना हो चुका है, मैं ठीक भी हो चुका हूँ सर। फेसबुक पे तो नहीं आई ये बात है? मैंने बोला नहीं फेसबुक कोरोना है, तो छुपाने वाली चीज है पागल की। लास्ट बैच में मुझे कोरोना हुआ और उस स्टेज पे हुआ जब कोर्स खत्म करवाना था, बड़ी बुरी हालत में मैंने क्लासेस लिए, टुल्ला नहीं मारा मैंने। और पूरा मतलब इतनी बुरी हालत होती है, 2-2 पैराडोल हर 4-5 घंटे में खाओ, पसीना निकले, बस चलते रहे। और कोई ऐसा कुत्तों वाला जुकाम, अल्लाह माफ करे यार। सॉफ्ट कॉपी में बुक सेंड कर दे, हिजबुल्लाह में कर देता हूँ सेंड। जी बड़े बेटा आगे एक्सेप्ट। वैक्सीन लगना शुरू हो गई भाई, जवान लोगों को भी, जाएं आप भी लगवा लें। हैं क्या हो जाता है? जरासीम मरते बेटा। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में शायद सेफ है, इतना कोई मसला नहीं है, सेफ वैक्सीनेशन। ठीक है बेटा, मैं दे देता हूँ। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, मानूर बिल्कुल सही कह रही है बेटा। सर आपने वैक्सीन लगवाया है? नहीं बेटा। तो बोल रहा हूं ना, मैं कोरोना हो चुका है मुझे। हम भी मर गए तो सीए कौन करेगा यार। थोड़ा सा ना मतलब एक चीज अभी जो आई कैप में रिसेंटली सामने आई है, कराची का रिजल्ट इस्लामाबाद से भी नीचे, आपको पता है? ये बड़ी तशवीशनाक बात है। कराची का रिजल्ट इस्लामाबाद से भी नीचे है, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। इस्लामाबाद सबसे ऊपर, अच्छा सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट इस्लामाबाद ने प्रोड्यूस किया लास्ट बैच में, उसके बाद लाहौर था, उसके बाद कराची था। जबकि कराची एक टाइम पे ऐसा होता था कि यार मतलब सबसे हाईएस्ट रिजल्ट कराची का होता। तो मतलब क्या ऐसा क्या हो गया यार? अभी होंगे ना जबसात, दोबारा होता है 3 महीने बाद। अभी 3 महीने नहीं हुए, तभी तो मैं ऐसे बैठा हूँ। हाँ जी जनाब, कह रहे हसन कोई मसला जी। अब एक बच्चे ने कहा आरएटी अच्छे नहीं है, बच्चे ने ये नहीं कहा सर हम भी बुरे हैं। कराची में पहाड़ी हो रही है। हैं? चलो जी, अब आप मेरा दोस्त प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मुझे एक सवाल का जवाब देना है। सर सुने, फिर रिपीट कर रहा हूं, बढ़े आगे ना। चलो मुझे एक चीज ये बताओ यार, ये बंद करो ये कुल्फी वाले की आवाज। सर मेरे पास एक 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 यूनिट है सर, उसकी सेलिंग प्राइस है, उससे वेरिएबल कॉस्ट निकल जाता है तो क्या बचता है हमारे पास? सीएम बचता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सर हमारे पास यहाँ पर था एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 25, ये कितने की थी? 7 रुपए बचे, ठीक है जी। फिर हमारे पास सर एक टैंक है, ठीक है जी, इस टैंक में 7 रुपए डलना शुरू होते हैं, ठीक है जी। गौर से सुनना सर, ये टैंक भरता जाता है भरता जाता है भरता जाता है भरता जाता है, इस टैंक का नाम क्या है? फिक्स कॉस्ट। एक पॉइंट आता है टैंक भर जाता है पूरा, हम क्या कहते हैं, क्या आ गया? ब्रेक इवन आ गया। भाई इतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा लिया कि हमने किराया पूरा कर दिया। अब बताओ मजीद इसमें सीएम डालोगे तो ये ओवरफ्लो करेगा, गिरेगा दूसरी तरफ, किस बॉक्स में जाना शुरू होगा? प्रॉफिट में। ऐसा है, ये बड़ी बेसिक सी बात याद है ना कि सर जितना सीएम कमाओगे वो इवेंचुअली कहां गिरेगा? ब्रेक इवन के बाद प्रॉफिट में। ऐसा क्या मैं ये कह सकता हूं, और तो सुनना, कि मेरे पास कंपनी की टोटल जो एक्सपेक्टेड सेल्स है उसमें से अगर मैं ब्रेक इवन सेल्स हटा दूं, ना 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 रॉकेट डिमांड है यहाँ सर, हमारे पास 4000 यूनिट बिके, ब्रेक इवन कितने में था? 1000 यूनिट आपने ब्रेक इवन के आगे बेचा। ऐसा ये 1000 यूनिट जो आपने ब्रेक इवन के आगे बेचा मेरे बच्चों, कमाओगे इसी से। इससे पिछले 3000 यूनिट आपके गुनाह माफ कराने में निकल गए। सवाब वाले यूनिट कौन से? जो ब्रेक इवन के आगे, ब्रेक इवन के आगे। ऐसा
तो ब्रेक इवन के आगे जो यूनिट है जिसमें प्रॉफिट छुपा हुआ है, उन यूनिट्स को हम उर्दू जुबान में कहेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या कहेंगे उर्दू जुबान में? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ब्रेक इवन के आगे जो यूनिट आप बेच रहे हो, जिससे आप पैसे घर लेके जाओगे, जिससे प्रॉफिट घर लेके जाओगे, वो क्या कहलाएगा? तो सर फिर थ्योरी ये है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना कम हो उतना अच्छा है। नहीं क्या हो गया सर? मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, ऐसा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट घर लेके जाओगे, पक्का? सवाल पूछना शुरू करूं तुम लोगों से? एक्स्ट्रा यूनिट होता है, उसमें जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है वो प्रॉफिट होता है, ठीक? मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोबारा बता देता हूं। देखो मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाले सिनेरियो में ब्रेक इवन किस पे आ रहा था? 3000 यूनिट्स पे आ रहा था। अगर मैं 4000 यूनिट बेच सकता हूं तो इसका मतलब मैं ब्रेक इवन से कितने यूनिट आगे बेच सकता हूं? 1000 यूनिट। 1000 यूनिट ब्रेक इवन से ज्यादा बेच सकता हूं। अच्छा, ब्रेक इवन में मैं क्या करूंगा? जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा मैं उसको फिक्स कॉस्ट कवर कर लूंगा। इसके बाद जो सीएम आ रहा है वो कहां जाएगा? वो प्रॉफिट में जाएगा। तो इसका मतलब है ब्रेक इवन के आगे आप जितने यूनिट बेचोगे वो कहलाएंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स, और उनमें जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा वो प्रॉफिट होगा, ठीक है? बड़े बेटा आगे सीएम बिफोर प्रॉफिट क्या कहलाएगा? सीएम कहलाएगा सीएम बिफोर प्रॉफिट, यानी सीएम इतना कमाओ आप कि आप प्रॉफिट में ना जाओ, आप फिक्स कॉस्ट कवर करो। तो ये क्या हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट पे कितना सीएम कमा लेते हैं? कितना सीएम कमाते हैं? सर जितनी फिक्स कॉस्ट होती है ब्रेक इवन पॉइंट पे आप कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाते हैं? फिक्स कॉस्ट कवर हो गया, क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन आ जाएगा। ब्रेक इवन के आगे क्या आएगा? चलें सर मेरे प्यारे बच्चों, टेक्निकल सवाल दूं थोड़ा सा? नहीं सर फंस जाएंगे हम, आराम आराम से सर, सुकून सुकून वाले सवाल दें। अभी तो हम शुरू हुए सर, पहले दिन ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दें हम। सर ये हैंड आउट अभी मैं आपको दे रहा हूं, सुनो। बताओ एक यूनिट हम कितने का बेचते हैं? 10 का। बनाने पे और बेचने पे खर्चा कितने का आता है? उसका मतलब 10 रुपए से हम पहले 5 रुपए कवर करेंगे, क्या बच जाएंगे? सीएम बच जाएगा। सीएम ने पहले क्या कवर करना है? फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी तो क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन आ जाएगा। सर मुझे पहले सीएम पर यूनिट निकाल के दें, ये आपका नहीं है, या ब्रेक इवन यूनिट्स निकाल के दें, ऐसा? शाबाश, पहले तो ये करके दो। तो फिर आप क्या बताओगे? मुझे ब्रेक इवन यूनिट्स में चाहिए, बस तो यूनिट ही आपने बताने। हाँ जी कितने? 60,000 पक्का? 60,000? सुनिएगा दोस्त, खुद से करो, खुद से करो, खुद से करो। गलत कर दो सवाल की जो है ना वो टांगे तोड़ दो, लेकिन करो खुद से। 60,000 पक्का? 60,000 क्या यूनिट्स? क्या होगा 60,000 यूनिट में? कुछ भी नहीं कमाएंगे हम, ऐसा? जितना सीएम आएगा कवर कर लेगा किसको? अच्छा सर चलें चेक करें। सर मेरे पास सेलिंग प्राइस कितनी है? 10। वेरिएबल कॉस्ट सीएम, सर वी हैव अ फिक्स कॉस्ट टू कवर एंड दैट इज 300,000। सर अगर इसको मैं 5 रुपए से कवर करने जाऊं तो 60,000 यूनिट्स पे क्या आ जाएगा बेटा हमारा ब्रेक इवन? बताओ 60,000 यूनिट पे अगर मैं तुमसे ऐसे ही टेक्निकल टर्म से पूछूं सेल्स कितनी होगी? 60,000 इंटू 10 कितना? सर ये 10 कहां से आया? सर सीधा भी जा सकते थे ना ऐसे। हाँ जी वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख पक्का? सर मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना? इस 3 लाख से हमने क्या कवर करनी है? जहां फिक्स कॉस्ट कवर
वहां पर ब्रेक इवन, प्रॉफिट और लॉस 0, ऐसा है पक्का? सामा बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा जी। अच्छा, मैंने भी ना ब्रेक इवन इन रुपीज निकालना सिखाया, ना सीएम रेशो सिखाया, कुछ भी नहीं सिखाया। मेरा सवाल व्हाट इफ के कंपनी की एक्सपेक्टेड सेल्स सर 78,000 यूनिट्स हो। हाँ जी, बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा? 78,000 यूनिट्स हमें हमारे मार्केटिंग डिवीजन ने बताया कि हम बेच सकते हैं। उसमें 60,000 यूनिट तो ब्रेक इवन में निकल जाएंगे सर, फिर क्या बचेगा? 18,000 यूनिट। आपने कभी सोचा कि एक इंस्टीट्यूट का ब्रेक इवन कितने यूनिट्स पे आता होगा? यूनिट्स का मतलब है कितने स्टूडेंट्स पे आता होगा? एनी आइडिया है? 5 यूनिट्स पे, 5 स्टूडेंट्स पे, 5 स्टूडेंट पे अगर हमारा ब्रेक इवन आता है, क्या मतलब औरंगी टाउन में पढ़ा रहे हैं हम क्या? हैं? कह रहे 250 पे। मैं आपको बताता हूं सर, एआरडीटी में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स रजिस्ट्रेशन के हिसाब से हम एक पर्टिकुलर बैच में 6,000 सब्जेक्ट्स हमारे बिकते हैं जी, 6,000 सब्जेक्ट्स बिकते हैं, ठीक है जी। जिसमें से तकरीबन कोई 3,500 के करीब कैफ होता है, ठीक है जी। कोई तकरीबन 1,800-1,900 के करीब आपका एफसी होता है, बाकी आपका फाइनल होता है, ठीक है जी। और 6,000 इंटू मतलब एवरेज हम 18,000 चार्ज करते हैं। अब एक बच्चा निकाल, गरीब आदमी के हाथ में कैलकुलेटर है इस वक्त, आप चेक करें, ठीक है ना? अच्छा, वाकई सबके हाथ में। हाँ, क्या आ रहा है? 1080 के आगे क्या है? कितना? 108 मिलियन, हाँ सही है। कोई 10 करोड़ रुपए बनते होंगे, सही है ना? हाँ सर, आप तो ऐसे बोल रहे हैं ऐसे। आप इसको मल्टीप्लाई करो 95% से, ये हमारा एक्सपेंस है। तो क्या आप 5% कमाते हैं? मेरी पर्सनल एक्सपेंस नहीं है, यहाँ कॉलेज का एक्सपेंस है। नहीं, मैं आपको लिटरली बताऊं, जैसे हमारे पास, चलो एक तुम लोग को मोटिवेट करने के लिए, बहुत सारे बच्चों को ना एक वो होता है कि यार हमने मुस्तकबिल में जाके टीचिंग करनी है। एक आपको बताऊं, ब्लड प्रेशर होगा टाइड वाला, आपको इस चीज से ज्यादा टेंशन कि मेरी क्लास में कितने, ये टेंशन होगी कि दूसरे की क्लास में कितने। ये सबसे बड़ा अलग है इस प्रोफेशन का, ठीक है? आप हर दफा मोबाइल उठाओगे, देखो उसकी क्लास में कितने, चेक कर बेटा, हैं? अब आपको पता चला, मैं उनको कहता हूँ नहीं आओ यहाँ, हम खुद तस्वीरें दे देंगे, ठीक है? तो हम भेज देते। तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, एक टीचर इतने पैसे कमाता है जितना एक मल्टीनेशनल कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं कमाता, ठीक है ना? एक अच्छा टीचर इतने पैसे कमा लेता, मैं नहीं कमाता इतने, ठीक है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह सर। अच्छा, लोग ये मतलब वो देखते हैं कि यार इतना पैसा बंदा बना रहा है, ये नहीं देखते हैं कि इसके पीछे यार एक लंबी चौड़ी मेहनत है। इसके पीछे जो है ना वो 10,000 अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स के पेजेस हैं, डिफरेंट कंपनीज के मैनुअल्स हैं, फर्म के मैनुअल्स हैं, वो बंदे ने पढ़े हुए, ठीक है जी। सीएफए किया हुआ है, जिंदगी ख्वार किया है, ना घर वालों को टाइम दिया, ना बीवियों को टाइम दिया, ना बच्चों को टाइम दिया है, मतलब बीवी को टाइम दिया है। मेरे तो है ना भाई। अच्छा जी, मैं सीएफए भी किया हुआ है, 2 लेवल्स किए हुए हैं। आखिरी लेवल मैंने इसलिए नहीं किया कि पैसे बहुत आना शुरू हो गए थे, मैंने कहा छोड़ो यार, पैसे बनाओ है। चलो जी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सर आप अच्छे पैसे बना लोगे इंशाल्लाह मुस्तकबिल में, अगर आप टीचिंग को ऑप्ट करते हो, ठीक है ना? पैसे बहुत है, सुकून नहीं है सर, सुकून में खुद निकाल लूंगा पैसों से, है? हाँ जी सर, मुझे एक बात बताएं, 18,000 यूनिट हमारे पास है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हम यहाँ पर एक जमाने में एक टीचर हमारे पास यहाँ पढ़ाने के लिए आया करते थे, वो एक लिस्टेड एंटिटी के जो है वो हेड ऑफ मार्केटिंग थे। वो हमारे यहाँ पढ़ाने आते थे और वो ऑडिट पढ़ाते थे 2016 में, निशान कुद्दूस नाम था। वो बंदा हमसे ऑडिट की एक क्लास के यानी 1 घंटे के 20,000 रुपए चार्ज करता। फिर हमारे पास एक लॉ के टीचर आते थे,
उनका एवरेज आर्ली रेट बनता था कुछ 36,000 रुपए, ठीक है ना। मैं 1500 रुपए घंटे में यहाँ पढ़ाता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है सर? 18,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मल्टीप्लाई किससे करूं प्रॉफिट निकालने के लिए? जी ये मेरा भाई जो बैठा हुआ, क्या नाम है, ये जो यूं करके बैठा हुआ, सीएम से मल्टीप्लाई करें। सीएम है कितना मेरे बच्चे? कितना आ रही है? 90,000। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इसका मतलब है अगर आप 78,000 यूनिट्स बेच भी दो ना, तो आप सिर्फ 90,000 का प्रॉफिट कमाओगे, इससे ज्यादा प्रॉफिट आप नहीं कमाओगे। रीजन क्या सर? इतनी बड़ी फिक्स कॉस्ट है 3 लाख रुपए की, वो कवर करने के बाद पीछे पैसे नहीं बचते, ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं सर, आपको एक और सवाल दूं, पक्का कर लोगे? थोड़ा मुश्किल करूं सवाल को? कर दे सर। ये ना पहली क्लास में तुम लोग चलो एक एक चीज में बढ़ाता जाता हूं, आसान आसान सवाल देते हैं, ठीक? ओ भाई नहीं, मास्क पहना इसने? वो खुदा का खौफ कर भाई, बंदे बीमार हो जाएंगे। कौन था कौन? अच्छा मास्क पहना हुआ ना उसने। चलो जी सर, मुझे ब्रेक इवन चाहिए यूनिट्स में, हाँ ठीक है, बस मुझे सिर्फ ब्रेक इवन चाहिए। शाबाश 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 मेरे बच्चों। चलो मेरे बच्चों, शाबाश 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 शाबाश। 1 मिनट मुझे दे दो। कितना? 28,000 पक्का सर। सेलिंग प्राइस 40, वेरिएबल कॉस्ट 10, और वेरिएबल कॉस्ट 10 नहीं है सर, 10 का मटेरियल है, 5 का लेबर है, फिर 15, ये क्या है 25। सीएम सर वी हैव टू कवर 700,000 रुपीज थ्रू 25, कितना? 28,000 हमारे पास है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन पे कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा, नहीं सर जीरो हो जाएगा, ऐसा। अच्छा एक बात टेक्निकल बात, जिससे सवाल पूछो जवाब देगा, जिससे सवाल पूछो।
ये हमारे जो भाई बैठे हैं चश्मे वाले भाई। हाँ मुझे एक बात बता, अगर कंपनी 25,000 यूनिट बेच रही है तो कंपनी प्रॉफिट में होगी लॉस में होगी? लॉस में होगी। कितने लॉस में होगी? ना 3,000 मल्टीप्लाई बाय 25, वेरी गुड। कितना जी? इसका मतलब है मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव का मतलब हम ब्रेक इवन से कम है, अभी लॉस है, ब्रेक इवन से आगे जाएंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉजिटिव में आ जाएगी और हम क्या करेंगे? प्रॉफिट में चले जाएंगे। क्लियर है बेटा? पक्का? अच्छा जी सर, अब आए जरा सर मैं आपको थोड़ा सा, सर मुझे एक बात बताइए, एक कंपनी की सेलिंग प्राइस है, एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है 80 रुपए, सर उस पे डायरेक्ट मटेरियल लगता है 10 रुपए का, डायरेक्ट लेबर लगता है सर 15 रुपए का, वेरिएबल ओवरहेड्स is 100% या से 150% of direct labor, variable selling overheads 5 रुपए, फिक्स कॉस्ट में कंपनी का रेंट 2.5 लाख, कंपनी का डेप्रिसिएशन 1.5 लाख, सर कंपनी के पास से मिसाल के तौर पर सर इंश्योरेंस का खर्चा, इंश्योरेंस प्रीमियम 50,000। सर मुझे बताएं कंपनी का ब्रेक इवन कितने यूनिट्स पे आएगा? 3,000 कैसे आया? कौन सा 3,000 बेटा? मैंने पूछा बच्चे से एक सवाल कि अगर हम 25,000 यूनिट बेच रहे हैं तो बताओ हम ब्रेक इवन पे? बच्चे ने कहा नहीं। तो मैंने कहा ब्रेक इवन से कितने पीछे हो? उसने कहा 3,000। ठीक है जी, तो 3,000 पीछे, तो इसका मतलब हम लॉस में। हुजैफा क्लियर है? हाँ जी, कितने? बता रहा हूँ। आप बताओ मेरे बच्चों, जनाब क्या आ रहा है भाई कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट? कितना? 16363 पक्का? चलो भाई, अजहर, असद रजा, आबिद देख लो बेटा जवाब सही है नहीं। हसन वर्सी बिल्कुल सही है। हाँ जी, जितेश बिल्कुल सही है। अजहर खान बिल्कुल सही है तुम्हारा जवाब भी। आकिब तुम्हारा जवाब भी सही है। हमजा तुम्हारा जवाब भी सही है। शगान चेक कर लो, रीचेक कर लो बेटा। भाई क्लास में किसी का कोई सवाल हो डायरेक्ट पूछ ले, कोई हिचकिचाहट की जरूरत नहीं है। जी मेरा डायरेक्ट मटेरियल, हाँ मैंने तो देखो कोई डेफिनेशन नहीं बताई जानबूझ के। पहले मैं मैकेनिक्स सिखाऊंगा, फिर मैं जो है ना वो उर्दू जुबान में डेफिनेशन बताऊं। चले जी सर, अब आओ जरा दोस्त, प्यारे भाई मुझे एक चीज ये बताओ, एक यूनिट कितने का बेचते हैं हम? 80 रुपए का बेचते हैं। बनाते कितने का है उसको? सर उस पर 10 रुपए का मटीरियल डलता है, 15 रुपए का लेबर डलता है सर, और जितना लेबर होता है ना उसका 150% क्या होता है? ओवरहेड्स होता है, वेरिएबल ओवरहेड्स होता है। कितना होता है सर? अच्छा वेरिएबल ओवरहेड्स की कोई एग्जांपल है क्या होगी? वेरिएबल ओवरहेड की कोई एग्जांपल है? सर फ्यूल है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास। एक होटल पे फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी क्या ऐसा है? ओवरहेड्स है ऐसा? सर लाइट है, वेरी गुड सर, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट में बहुत बड़ा फर्क है सर। जी सर कितना जी? 80 रुपए की सेलिंग प्राइस मेरे प्यारे बच्चों। डायरेक्ट मटेरियल कितने का? 10 रुपए का। डायरेक्ट लेबर 15 रुपए का। अब बताओ वेरिएबल ओवरहेड्स इस 15 का 150% कैसे निकला सर? 15 इंटू 150% कितना? बस नहीं सर, वेरिएबल कितना आएगा सर? सीएम कितना? एक यूनिट से हम 27 रुपए 50 पैसे कमाते हैं। बता सर कंपनी की टोटल फिक्स कॉस्ट बता 4.5 लाख कवर करने जाऊं, 27.5 से
163 पक्का, यानी 16,364 जो यूनिट आप शुरू में बेचोगे, इससे आपने घंटा कुछ नहीं कमाना। इसके आगे जो बेचोगे उससे प्रॉफिट कमा के जाओगे। इतने यूनिट्स पे कोई प्रॉफिट। बताओ क्या मशवरा दोगे कंपनी को जिसकी इस सिचुएशन में डिमांड 10,000 यूनिट्स है? सर लॉस में होगी वो कंपनी, ऐसा। अगर सर उसकी डिमांड 15,000 यूनिट्स है तो भी लॉस में, क्योंकि 16,000 पे ब्रेक इवन है। अगर इस कंपनी की डिमांड सर 25 से 30,000 यूनिट्स है, हम उसको कहेंगे वाकई तुम प्रॉफिट कमाओगे, बस तुम चलते रहो, सीधा सीधा हिसाब किताब, ऐसा। अच्छा जी, अब जरा सर अब थोड़ी थोड़ी ना बेसिक चीजें ध्यान में बैठ गई ना। अब मैं कुछ डेफिनेशन आपको बता रहा हूं, और अल्लाह की कसम ये डेफिनेशन 50 नंबर की, सर 50 नंबर क्या 0.5 मार्क्स की भी नहीं आती, ठीक है जी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर और बेशतर जो है वो बच्चों के मुंह बन रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता होगा यार? सुनो, ये कर लिया कॉपी, ये कर लिया। अच्छा भाईजान, जिसको कॉपी करना हो टीचर को रोक लिया कर। आप में से बहुत सारे लोगों में ना बात करने की तपड़ नहीं होती, तो आप बात नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बात आपको बता रहा हूँ। लोगों को मौत से ज्यादा डर नहीं लगता जितना स्टेज पे आके बात करने से लगता है। ये मैं आपको बताऊं, मौत सेकंड नंबर में फियर। या कभी वो गूगल करो, आपको पता चले कि सबसे बड़ा फियर लोगों में क्या है, पब्लिक स्पीकिंग, या लोगों के सामने बात करना। 1000 किस्म की जो है वो कॉम्प्लेक्सिटीज आपके जहन में होती है। लोग ये सोचेंगे, वो सोचेंगे, कोई कुछ नहीं सोचता है, और किसी के सोचने से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। ये मैं आपको बता रहा हूँ, फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। आप अपने आप को सर वही समझोगे जो आप समझते हो अपने आप को, ठीक है ना। मैं बोलना नहीं चाह रहा वर्ड, ठीक है ना, तो फिर आपको लोग भी वही समझेंगे। हाँ, फर्म में एक बच्चा आता है ना, कोई छोटा ऑडिट फर्म में आता है, जो मिसाल के तौर पर ये बच्चा है, बहुत शरीफ सा बच्चा है। इसको मैंने कहा जाओ वो क्लाइंट पे जो लड़की बैठी है उससे डाटा लेके आओ, इसकी हालत खराब। डाटा लाना वो भी लड़की से, सर ईमेल कर दूं, जाओ बेटा बात करके आओ। हम गए लड़की के पास, वो वालेकुम सलाम, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, भूल गया सब कुछ आपको देख के। और कुछ ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में। अभी ICAP की कॉन्वोकेशन हुई, बड़े मशहूर टीचर हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। वो गए किसी खातून के पास, वो खाना परोस रही थी, उनके बराबर में चली। आप थोड़ा, मैं आपको गाली दे देता हूँ, आपकी कलाई मुड़ गए। अब ये जो ना, ये खर्ची बना, इससे इज्तनाब करो। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में ना थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा लिमिट में रह के। अब मैं दूर से देख रहा हूँ, मैंने कहा यार खुदा की कसम, ये बंदी को चाहिए जूता मारे मुंह के ऊपर, कि अपनी लिमिट में रहे भाई। नहीं ना, पागल है क्या? पागल है। अच्छा जी, डाटा देखकर डिलीट कर देंगे। कुछ नहीं होना तुम लोग। अच्छा यार यहाँ देख लो सर, ठीक है, हमारे पास जो कॉस्ट है ना, और तो सुनो, जो हमारे पास, और तो सुनो मेरे बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट? ये कौन सी कॉस्ट होती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? वो सारे खर्चे जो फैक्ट्री के अंदर इनकर हो रहे हैं। कहां पर? जो फैक्ट्री के अंदर इनकर हो रहे हैं, क्या नाम देंगे उसको? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दो हिस्सों में डिवाइड हो सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को उर्दू जुबान में हम ओवरहेड्स भी कहते हैं। अब फर्क क्या है वो देख लो जरा। सर डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, मैं पहले एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं, फिर इसकी टेक्निकल डेफिनेशन बताता हूं। मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास एक है डायरेक्ट, आज के बाद आपसे कोई भी पूछे डायरेक्ट मटेरियल क्या है, आप कहोगे वो मटेरियल जो प्रोडक्ट में फिजिकली मौजूद है। एक केक खरीदते हो ना, उसमें क्या क्या मौजूद होता है? सर चॉकलेट होती है, देखें यार बंदे को अपना चीज याद आ रही है जो उसको खिलाई गई थी, ठीक है जी। चॉकलेट होती है, और सर वनीला होता है सर, और पता नहीं क्या कुछ होता है सर, अंडे होते हैं, चीनी होती है, ऐसे ही है ना। केक में डीजल देखा है कभी? नहीं, लेकिन केक बनाने में डीजल भी इस्तेमाल हुआ। कहां पर?
सर वो जनरेटर में डीजल डाला था, उससे सर पूरी फैक्ट्री चल रही थी और उसमें सर केक प्रोड्यूस हुआ था। तो डीजल भी एक मटेरियल है, लेकिन वो डायरेक्ट सर इनडायरेक्ट है। वो सारे मटेरियल जो प्रोडक्ट में फिजिकली मौजूद है वो क्या है? तो बताओ आइंदा के बाद कोई आपसे पूछे डायरेक्ट मटेरियल क्या है, मैं कहूंगा जो फिजिकली ट्रेसेबल है। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? सर जो फिजिकली ट्रेसेबल नहीं है लेकिन प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल हुआ है सर, ऐसा? ये बात समझ आती है? तो मुझे एक बात बताओ सर, इनडायरेक्ट मटेरियल की एग्जांपल अभी आपने मुझे खुद बताई किस चीज की सर? डीजल की। ऐसा? तो डीजल क्या आपको नजर आता है सर केक के अंदर? नहीं सर, डीजल क्या है हमारे लिए? इनडायरेक्ट मटेरियल। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि सर इस रोस्ट्रम में क्या चीज डायरेक्ट है? लकड़ी है सर, इसमें जो कील है सर, इसमें जो वो समन बॉन्ड लगा हुआ है जो आप पीते भी हो सर, ये सारी चीजें क्या है? डायरेक्ट है। डायरेक्ट है क्या है जनाब? डायरेक्ट है। अच्छा याद रखना, चाहे मटेरियल डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, मटेरियल डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, यूनिट बनाओगे खर्च होगा, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। क्या ब्रेक इवन के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? नहीं, कोई भी मटेरियल हो, मैं कहता हूं भाई जो भी खर्चा हो रहा है हमने उसको कवर करना। ऐसा कॉस्टिंग के अंदर ये चीज अक्सर और बेशतर मैटर नहीं करती कि कॉस्ट का नेचर क्या है, वो डायरेक्ट कॉस्ट है या वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। नहीं, हम ये देखते हैं खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है जी, बता डायरेक्ट मटेरियल जो प्रोडक्ट में फिजिकली ट्रेसेबल, जो फिजिकली ट्रेसेबल नहीं है वो इनडायरेक्ट मटेरियल। ऐसा? तो सर इसका मतलब है इनडायरेक्ट के अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल आता। फिर मुझे बता सर डायरेक्ट लेबर, सर डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर क्या है सर? व्हाट इज मेंट बाय डायरेक्ट लेबर? वो जो प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है वो। अच्छा सुनो सुनो, एक फैक्ट्री के अंदर एक बंदा है जो वाकई प्रोडक्शन कर रहा है, यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, केक बना रहा है वाकई, एक वो है। ये सब तुम केक बना रहे हो, तुम फैक्ट्री के अंदर बैठे हो। मैं कौन हूँ? सुपरवाइजर। मैं हर एक को उंगली कर रहा हूँ, वो भाई काम कर, वो भाई पाँव नीचे रख, वो भाई ये कर वो कर। सुपरवाइजर का काम क्या होता है? लोगों से काम निकलवाना। क्या वो प्रोडक्शन कर रहा होता है? नहीं सर। हमारी फैक्ट्री के बाहर एक चौकीदार बैठा हुआ है, वो चौकीदार भी कौन है सर? इनडायरेक्ट लेबर। ऐसा सर? सर हमारी फैक्ट्री के अंदर एक बंदा कोने में बैठा है, जब मशीन खराब हो जाती है वो आगे मशीन सही करता है, फिर वहीं जाके बैठ जाता है सर, ये भी कौन है सर? तो बताओ डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर में फर्क? वो बंदा जो खुद प्रोडक्शन कर रहा है डायरेक्ट लेबर, और वो बंदा जो प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, वो क्या है? इनडायरेक्ट लेबर। ऐसा सर? अब बताएं सर, जो बंदा प्रोडक्ट में हाथ डाल के प्रोड्यूस कर रहा है वो? सर जो बंदा वेयर हाउस में बैठा हुआ है, जो बंदा हमारा चौकीदार है, जो हमारा सुपरवाइजर है, सर जो हमारा मशीन मैकेनिक है, सारे लोग कौन है? इनडायरेक्ट लेबर। ऐसा? अब मुझे बताओ फर्क पड़ता है सर चाहे लेबर डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो? हमारे लिए लेबर लेबर है, पैसे चाहे हम किसी को भी दें प्रोडक्ट बनाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, दोनों हमारे क्या है? खर्चे। ऐसा? अब बताएं सर, कॉस्ट या तो डायरेक्ट मटेरियल होगी या इनडायरेक्ट मटेरियल होगी या डायरेक्ट लेबर होगी, इसके अलावा और कोई खर्चा इनकर होता है फैक्ट्री में? नो सर। क्या हो गया भाई, इतने सारे खर्चे सर, हमारी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कहाँ गया? वो डायरेक्ट मटेरियल है। करंट वाले कबाब आपको मिलते हैं, करंट वाले केक है नहीं, फिर इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं सर, बिजली मटेरियल थोड़ी है। फिर सर क्या है वो? अदर कॉस्ट है। फिर डेप्रिसिएशन, फिर सर रेंट, ये सारे खर्चे क्या है सर? सुनो 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 सुनो, ये कहलाएंगे अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या कहलाएगी? और सर ये सब मिला के इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ये अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये सब मिला के क्या कहलाते हैं? ओवरहेड्स। क्या कहलाते हैं? अब बताओ फैक्ट्री में खर्चे कौन से? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और बाकी सारे खर्चे। ओवरहेड्स में क्या क्या होगा? इनडायरेक्ट मटेरियल। ओवरहेड्स में क्या होगा? इनडायरेक्ट लेबर। ओवरहेड्स में और क्या होगा? बाकी सारे खर्चे। फिर रिपीट कर रहा हूं। फैक्ट्री में कितने टाइप के खर्चे? तीन। मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, डायरेक्ट लेबर और बाकी सारा खर्चा ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के अंदर क्या क्या आ सकता है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और आपसे आइंदा के बाद कोई भी बंदा विद रिस्पेक्ट टू कॉस्टिंग पूछे कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम कितनी क्लासेस में डाल सकते हैं, आपका यार या तो डायरेक्ट मटेरियल है या डायरेक्ट लेबर है, और उसके अलावा दुनिया जान की कॉस्ट जो फैक्ट्री के अंदर लगनी है वो क्या है? ओवरहेड। ये बात समझ आती है? अब बना सर हमारा डेप्रिसिएशन।
क्या डेप्रिसिएशन डायरेक्ट मटेरियल नहीं, क्या डायरेक्ट लेबर नहीं, तो फिर क्या है सर? हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम, सर हमारा रेंट, सर हमारी इलेक्ट्रिसिटी, सर हमारा फ्यूल का एक्सपेंस, सर हमारा डायरेक्ट लेबर, बोलो डायरेक्ट लेबर सर। ऐसा है, समझ में आ गई बात? जी बराबर, वेरी गुड सर। हम रॉयल्टीज को डायरेक्ट कॉस्ट कंसिडर करते हैं, लेकिन हमारे विद रिस्पेक्ट टू कैश गेट ना हम उसको चला लेते हैं। अदरवाइज एक और यहाँ शाख है जो क्या कहलाती है बता, वो कहलाती है डायरेक्ट कॉस्ट। ना ना ना, डायरेक्ट कॉस्ट है क्या? मिसाल के तौर पर पेप्सी इंटरनेशनल को पेप्सी पाकिस्तान 1 रुपया पे करती है पर बॉटल प्रोड्यूस। जितनी बॉटल प्रोड्यूस होती है हम क्या पे करते हैं उसको? मैं इसको अभी यहाँ नहीं कंसिडर करता, इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं चाह रहा हूँ बेस बन जाना, फिर हम ऊपर से मसाले डालते जाए। सेट, बिल्कुल सही कहा बेटा, डायरेक्ट कॉस्ट हमारे पास आती है, रॉयल्टी इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, बट करंटली हम इग्नोरिंग। ठीक है, बताएं सर, सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आया डायरेक्ट मटेरियल है या डायरेक्ट लेबर है, और ऐसा याद रहेगा जी मेरे बच्चों। तो वो इनडायरेक्ट लेबर के जबरे में आ जाए, ठीक है ना। खैर वो आगे हम जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी होती है, लेकिन चलो मैं उसको मान लेता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की पार्ट है। डिजाइन करना सर ओवरहेड्स, ठीक है जी सर। ओवरहेड्स की और कोई एग्जांपल सर मुझे बताएं? हमारे फैक्ट्री में इंटरनेट लगा हुआ है ताकि लोग मोटिवेटेड हो के काम करें, कोई कुमार सानू के गाने सुने, कोई अरिजीत के गाने सुने, किसी को दुख है किसी को खुशी है, तो सर डायरेक्ट कॉस्ट है ओवरहेड्स है भाई, या डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या ओवरहेड, सारी चीजें बाकी क्या है। अच्छा जी सर, अब बताएं सर, फिर एक चीज पूछ रहा हूं सर, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपने देख ली सर, ये उसकी क्लासिफिकेशन है। अब एक क्लासिफिकेशन किसके हिसाब से थी? नेचर के हिसाब से। मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे आखिरी चीज हम पढ़ने जा रहे हैं सर, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। देखो बिहेवियर में कॉस्ट दो ही टाइप की है, कौन सी कौन सी? सर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस पे कि मैं वेरिएबल कॉस्ट पे कुछ 36,000 एग्जांपल दूं और ये हो। बताओ वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन से इंक्रीज हो। सर जीरो प्रोडक्शन पे वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? सर जितनी प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट। सर चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो, वो क्या सर फिक्स है, वो इंकर होती रहेगी। ऐसा बताओ डायरेक्ट मटेरियल कब इंकर होता है? जब प्रोडक्ट बनता है सर। तो डायरेक्ट मटेरियल जनरली क्या होता है सर? वेरिएबल कॉस्ट है। सर अगर एक मजदूर है, जब वो यूनिट प्रोड्यूस करता है मैं उसको पैसे देता हूँ, और जब वो यूनिट प्रोड्यूस नहीं करता मैं उसको पैसे नहीं देता, तो वो क्या सर? वेरिएबल कॉस्ट है। ऐसा यानी सर वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ साथ वेरी करे, कौन सी कॉस्ट है? तो ये सारी चीजें आप लोगों ने FAR 1 में भी, चाहे आप दुनिया के किसी कोने गोशे से किसी भी टीचर से पढ़कर आओ, ये चूंकि एक चैप्टर में है तो सभी पढ़ाते हैं, ऐसा है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताना, ब्रेक इवन के लिए क्या ये जानना जरूरी है कि मटेरियल डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, लेबर डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? नहीं सर, हमें सिर्फ ये जानना है कि कॉस्ट वेरिएबल है या फिक्स है, चाहे उसकी नेचर कुछ भी हो, हमने किस चीज को देखना है। ये मैं आपको बताऊं सर, 2 अटेम्प्ट पहले आईकैप के एग्जामिनर ने वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स डाल दिया ब्रेक इवन के सवाल में, अच्छे खासे लोग उसको छोड़ के आ गए कि ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं भाई, ब्रेक इवन के लिए मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं देखना, सिर्फ क्या देखना है? वेरिएबल या फिक्स। सर सारी कॉस्ट ब्रेक इवन में सिर्फ 2 ही क्लासेस में जाती है, या वेरिएबल या फिक्स। आए जरा सर मुझे एक सवाल सॉल्व करके दें, शाबाश। देखो यार, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ बेटा, दिमाग में रखना आपने, मैंने आज आपको जो चीजें पढ़ाई है ना, वो बहुत ही छोटी चीज है। इस सब्जेक्ट में काफी ज्यादा चीजें, और दूसरा सर इस अटेम्प्ट में सबसे जो मतलब ऐसी बात रहेगी जो थोड़ा सा संभालनी पड़ेगी, वो है रमजान। फिर इसके बाद बकरा ईद भी इसी जो है वो उसमें आएगी सर, और फिर मुहर्रम भी इसी में ही आएगा। यानी सर तीनों बड़े इवेंट जो है वो जो होते हैं वो सारे इस बैच में आएंगे, ठीक है ना। और आप लोगों को पढ़ना भी फिजिकल है, क्योंकि इस वक्त जो है वो
हमारे पास ऑनलाइन में कितने बैठे हैं? पंजाब बंद हो गया सर। इस वक्त कोई 187 के करीब लोग ऑनलाइन बैठे हैं, ठीक है ना। तो तकरीबन कोई 120-25 बच्चे क्लास में बैठे हैं। तो तुम लोगों ने मतलब पढ़ना भी फिजिकल है, तो रमजान भी है, तो भाई शुरू में लगेंगी क्लासेस ज्यादा, ठीक है ना। तो आर नहीं करना, रोज का रोना ये नहीं करना, ठीक है जी। रोज का रोना नहीं करना है। आके यहाँ पे आपने रोना डाल दिया कि भाई क्लासेस बहुत हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो रोना नहीं करना आप, ठीक है जी, अल्लाह के वास्ते। हाँ, क्योंकि अब अक्सर बच्चे सर अभी तो शुरू हुआ है सर, अभी क्या जरूरत है भाई, ये सेशन है, शादी नहीं हुई हमारी, ठीक है ना, कि नई नवेली दुल्हन है सर, घर के काम नहीं कराए बाद में, तो फिर अब यहाँ देख। हाँ जी सर, मुझे एक बात बताएं सर, और तो सुनना दोस्त, ये कह रहे जनाब जेड कंपनी इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स, ठीक है जी, जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, 50 रुपए डायरेक्ट मटेरियल, 30 रुपए डायरेक्ट लेबर। सर मेरे पास प्रोडक्शन ओवरहेड आ रहा है, मेरे पास सर सेलिंग ओवरहेड आ रहा है। सर मैं आपको कह रहा हूं कि इस कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 40%। क्या मतलब, किसका 40%? याद रखना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमेशा परसेंटेज होता है सेल्स प्राइस का। किसका? क्या सेल्स प्राइस नहीं, सेल्स प्राइस है नहीं अभी। चलो सीएम निकल नहीं सकता ना, सेल्स है नहीं अभी। अच्छा चलो 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 चलो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि कंपनी की एक सर्टेन सेलिंग प्राइस है जो हमें नहीं पता, उसका 40% सीएम है, ठीक है जी, और उसका 60% क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा। क्योंकि सर सीएम का मतलब क्या है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट निकलती है तो क्या बचता है, सीएम बचता है। तो सीधी सी बात है सर, अगर 40% सीएम है तो 60% क्या होगा। अब देखो अब आ रही है मैथ्स, अब तंग होना शुरू हो गए तुम लोग, अब तुम लोग हालत टाइट होगी। थोड़ा सा भी मैंने थोड़ा सा पुश किया, ठीक है जी, अभी स्विच चुभ रही है, बहुत सारे लोगों को चीजें निकलेगी सर मुझे बताया सेलिंग प्राइस नहीं लेना, सीएम रेशियो 40% है। तो सर मुझे बताएं हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट सेल्स प्राइस का कितने परसेंट होगा, 60%। सीधी सी बात है सर, सेलिंग प्राइस के दो पार्ट्स हैं, या तो वेरिएबल कॉस्ट हटाओ तो क्या बचे, सीएम बचे। अब सुनो सुनो सुनो, वेरिएबल कॉस्ट है कितनी टोटल, 50 + 30 + 10 + 5 कितने, कितने 95 है, 95 है। आप सुनो सुनो, 95 रुपीज बराबर है 60% ऑफ सेल्स, सेलिंग प्राइस 60% ऑफ। अच्छा तो अब क्या करें सर, 95 डिवाइडेड बाय, सर पूरी जिंदगी में मुझे यही समझ नहीं आया कि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये उधर जाके प्लस होगा या उसके नीचे जाएगा या उसके ऊपर आएगा। हाँ ये पता है ना सबको। चलो जी अल्लाह का शुक्र है जी, क्या आ रही है पक्का, ये 158.33 है क्या सर, ये सेलिंग प्राइस है क्या, ये क्या है मेरे बच्चों, ये सेलिंग प्राइस ऐसा। अब बताओ सर इससे मैंने कवर करना है क्या, 158.33, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 95, क्या बचेगा 63.33, पक्का। झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की लानत, झूठ बोलने वाले पे अब इसको समझ नहीं आया। एक बंदे को और मैंने कहा झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की लानत, तो अभी तो मैंने फिक्स कॉस्ट की बात ही नहीं किया ना, अभी मैं सिर्फ सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूं, वो क्लियर है। दोबारा रिपीट करते सर इस कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट थी 95 रुपीज, आपको ये बताया गया कि इस कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 40%, तो बाकी क्या है 60% वेरिएबल कॉस्ट है ऐसा। तो सर मुझे पता है वेरिएबल कॉस्ट है 95 रुपीज, और आप कह रहे हो कि जो 95 रुपीज है ये सेल्स प्राइस का 60% है, तो मैं सेल्स प्राइस को अगर 60% से मल्टीप्लाई करूं तो 95 आना चाहिए।
तो बताओ सेल्स प्राइस है कितनी, वो कितनी है सर 158.33। कैसे निकाला सर मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया ऐसा। अब बताएं सर 40% कैसे पता चला, मैंने आपको बताया, सवाल में गिवन नहीं था, ये मैंने आपको बताया। अच्छा जी चले जी, अब बताएं सीएम ने क्या कवर करना है, इस सीएम ने क्या कवर करना है, फिक्स कॉस्ट कितनी है 9 लाख। वो कह रहा है भाई हमारे पास 4 लाख प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट है सर, 5 लाख सेलिंग ओवरहेड्स हैं। सुनो, फिक्स कॉस्ट तो चाहे उसके आगे वो लिख दे कुत्ता कॉस्ट, बिल्ला कॉस्ट, गधा कॉस्ट, और क्या लिख दे उसके आगे, फिक्स रहता हूं, उसको क्या ट्रीट करेंगे फिक्स कॉस्ट। हमारे लिए ये रेलेवेंट ही नहीं है कि वो उसका नाम क्या है, हमारे लिए दो ही चीजें रेलेवेंट है, या तो कॉस्ट वेरिएबल होगी या फिक्स होगी। वेरिएबल होगी क्या करोगी, सीएम निकालने में यूज कर लोगी, और फिक्स कॉस्ट को कवर करोगे किससे, सीएम से। बताओ सर कितना सीएम है मेरा 63 पॉइंट कितना 142, क्या है ये, वेरी गुड, क्या है ये, खोते हैं बिल्ले गधे, क्या है यूनिट्स है सर, यूनिट्स है। क्या करूं, इतने यूनिट्स अगर प्रोड्यूस करूंगा बेचूंगा तो क्या होगा, ब्रेक इवन पे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा, ऐसा जीरो हो जाएगा, ऐसा पक्का। सर इसको कॉपी करें, और आपको पूरा हैंडआउट भी दे रहा हूँ, प्रेजेंटेशन भी आपको दे रहा हूँ, ठीक है जी, सारी चीजें आपको दे रहा हूँ। अच्छा यार जो कॉस्टिंग का ग्रुप है सबसे अच्छी बात है उस पर मैं ही नहीं हूँ, ठीक है ना, तो मैं भी खुद आता हूँ पहले ग्रुप पे, फिर तुम लोगों वो ग्रुप का नहीं है ना, नहीं सब आ गए ना उन 2 ग्रुप्स में, सब शामिल है ना, कितने लोग उन ग्रुप्स में शामिल नहीं है, तो बेटा अच्छे वक्तों में ना इंतकाल कर जाओ। आप यकीन करो सीए का एक ग्रुप नहीं छोड़ा हमने जहां पर ये चीज नहीं डाली हो सर, अपने ग्रुप्स में डाली, दूसरों के ग्रुप्स में जा जाके डाली सर, हमने जो है वो सीए स्टार के ऊपर डाल दिया, पता नहीं कितने पेजेस खुले हुए हैं, सब पे डाल दिया, ठीक है ना, ग्रुप में घुस तो जाओ यार जी, ग्रुप फुल आ रहा है, दूसरा ग्रुप भी होगा ना, ट्रायल क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी FAR2 की, ठीक है जी, ट्रायल क्लास, ओके ठीक है, नहीं दूसरे हम किसी जगह पे नहीं गए। सुनो समरी पूरी क्लास की समरी, बताओ सर सेल्स प्राइस वेरिएबल कॉस्ट को कवर करें तो क्या बचे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, क्या बचे, सेल्स प्राइस अगर वेरिएबल कॉस्ट को कवर करे क्या बचे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन सर, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पहले किस चीज को कवर करेगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पहले किस चीज को कवर करेगा, फिक्स कॉस्ट को कवर करेगा। तुम लोग वीडियो बना लूं ताकि लोगों को पता चले हमारे पास बच्चे आ जाएं, मजाक कर रहा हूं लेकिन मैं सीरियस हूं अच्छा नहीं सर, मुझे बता सर सीएम ने पहले क्या कवर करना है, फिक्स कॉस्ट को कवर करेंगे क्या बचेगा, ब्रेक इवन, फिक्स कॉस्ट को कवर करेंगे क्या बचेगा, सर फिक्स कॉस्ट को कवर करेंगे तो ब्रेक इवन आ जाएगा, बचेगा नहीं, ब्रेक इवन के आगे क्या है सर, ब्रेक इवन के आगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना सीएम है वो प्रॉफिट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के जितने ज्यादा यूनिट बेचोगे उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, ऐसा है। मुझे बताएं डायरेक्ट मटेरियल का मतलब है वो मटेरियल जो प्रोडक्ट पे ट्रेसेबल है। सर हमने एक मिसाल के तौर पर मैं एक पराठा खा रहा था, उसमें से एक नाखून निकला, ये मजदूर का नाखून है, ये डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट मटेरियल है? कुछ भी नहीं है सर। हाँ जी, वो मटेरियल जो प्रोडक्ट में ट्रेसेबल है वो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। जी मेरा बच्चा, ठीक है, तो मैं कहूंगा है वो डायरेक्ट लेबर लेकिन उसकी कॉस्ट वेरिएबल नहीं है, बिल्कुल फिक्स कॉस्ट में कवर होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, नहीं लेंगे उसको हम फिक्स कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, बिल्कुल सही कहा जी। अब बताएं सर 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 मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल जो प्रोडक्ट में ट्रेसेबल है, डायरेक्ट लेबर सर जो प्रोडक्शन प्रोसेस में बजाते खुद प्रोड्यूस कर रहा है, ओवरहेड्स, इनके अलावा बाकी सारे खर्चे ओवरहेड्स, वेरिएबल कॉस्ट जो सर इंक्रीज हो रही है किसके साथ, सर जो प्रोडक्शन के साथ साथ इंक्रीज हो, सर जो प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज ना हो डेड रहे वो क्या कर लोगे मैनेज। एक हम छोटी सी सेल्फी लेंगे पहली क्लास ताकि याद रहे हमारी, नहीं मैं अक्सर लेता हूँ और फिर मैं फेसबुक पे डाल देता हूँ। अच्छा भाई जो बात होती है मजाक होता है ना, आप उसको कभी सीरियस ना लें।
सारे आते ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। सर आपको पूछना क्या अपने खर्चे पे, ठीक है जी। अच्छा दूसरी चीज यार, आप लोगों ने गूगल फॉर्म फिल करना है, आप लोगों ने गूगल फॉर्म फिल करना है। सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपने डिस्कस नहीं की, जानबूझ के नहीं की। आप लोग की ऑनलाइन की सेल्फी भी ले ले सर, खड़े हो जाओ सब अपनी जगहों पे। अच्छा जी सुनो सुनो मेरे बच्चों, सुनो सुनो, देखो एक रिक्वेस्ट, आज हमने ना कोई बड़ी चीज नहीं पढ़ी, लेकिन घर जाके जितनी चीजें पढ़ा रहा हूँ, जितना टाइम क्लास में लगा रहे हो उसके आधा घर जाके लगाना, ज्यादा नहीं, हाफ टाइम आपने घर जाके लगाना। कॉस्टिंग पास करना मेरी जिम्मेदारी है करवाना, लेकिन इंसान के बच्चे बन के यार वो भी इसके बाद शुरू हो रहा है। सुनो एक चीज, एक इल्तिजा, एक रिक्वेस्ट, अल्लाह के वास्ते जो ऑनलाइन बैठे हुए, जो घर से क्लासेस ले रहे हैं, थोड़े टाइम बाद जो है ना वो आपकी एक क्लास मिस होगी, फिर आप दूसरी क्लास में नहीं बैठोगे। क्यों? पहले बोलेंगे तो फिर ये लेंगे। अब वाली क्लास में मिस कर दी, कितनी हो गई? 2 हो गई, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, फिर आखिर में एक सवाल आएगा, सर 40 लेक्चर 30 दिनों में देखे जा सकते हैं? हाँ बेटा, अगर आप सवा करके देखो ना तो आप देख सकते हो। फिर थोड़े समय बाद सवाल आएगा, 30 लेक्चर 12 दिनों में देखे जा सकते हैं। फिर एक सवाल आएगा एक हफ्ते पहले एग्जाम से, सर अगर मैं पेपर ना दूं तो क्या अगले अटेम्प्ट में ARTT मुझसे पूरी फीस लेगा या आधी फीस लेगा? अल्लाह के वास्ते आप घर पे जो क्लास मिस भी हो जाए ना, आप अगली क्लास में आके बैठो, फर्क नहीं पड़ेगा, इतना बड़ा मटेरियल फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टुल्ला नहीं मारो, ठीक है ना? वादा? चलो जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ बेटा, सर वो यूनिटी वाले जो फंक्शन थे वो इस बार रिविजन मार दूंगा। हम लोग को फर्क नहीं वो नहीं किया। अच्छा उसको हम सेलिंग प्राइस टाइम टेबल आपसे थोड़ा सा मशवरा चाहिए था, अगर आप बोलो। सर वो मेरे ना अभी 2 पेपर रह गए। PDF शेयर कर रहा हूँ मेरे बच्चों। सर मेरे ना 2 पेपर रह गए, कॉस्टिंग और BMPS। तो सर BM की मेरी थोड़ी सी तैयारी है, बाकी कॉस्टिंग मैंने आपसे पढ़ी है। सही है, तो सर मैं सोच रहा था अगर फॉर्म में इंडक्शन की अप्लाई करके मेरा FPS 28 है सर। अप्लाई कर देना, अच्छी बात है सर क्योंकि अभी तो नहीं हो सकता ना, सीजन निकल गया ना, क्या चीज़ है सर, अभी तो सीजन निकल गया ना, अभी जो आएगा उसमें अप्लाई कर देना। हाँ हाँ सर एक आपसे CV रिव्यू करवानी थी, एक बार चेक करना है। बिल्कुल करवा लो। अभी आप ऑफिस में भी सर? ठीक है। ये मेरी ऑडिट की क्लास है, कल करवा सकते हो मुझसे? कल क्लास है सर आपकी? हाँ कल क्लास है। ठीक है ठीक। सर वो मुझे आपसे ये पूछना था, वो FAR1 और CMA को सर कैसे के टर्म में फर्स्ट टाइम पढ़ा, मैंने आपसे वो व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। फिर 1 और CME को लेकर चलना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन देखो एक काम शुरू से ही कर लेना कि जो क्लास में चल रहा है ना वो साथ साथ में करते जाना। FR1 को CMA सप्लीमेंट करेगा, ठीक है ना, लेकिन